चलो तो शुरू किया जाए। डीपीआई के बारे में बताओ सर। बेटा ये हिस्ट्री की क्लास है, डीपीआई के बारे में उसमें मैं बताएंगे ना। जिंदगी के सारे कांड याद आ गए होंगे सर इतनी देर। जिंदगी के सारे कांड तो नहीं भाई, कल के कांड याद है बस। जिंदगी के कांड क्यों याद आएंगे भाई? क्यों? चलो भाई। सर ओयो में से आपका क्लास लाइव ले रहा हूँ बेटा, यही शिद्दत चाहिए, यही शिद्दत चाहिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करेंगे। तो परसों वाले लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था चौरी चौरा हत्याकांड पे, राइट। तो उसके आगे हमने कल स्टार्ट किया था, तो कल क्या क्या किया था उसको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आएंगे। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे और सोएगा नहीं कोई, ठीक है। तो हमने देखा था 1922 में 4 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को। उसके बाद 1923 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन होता है। प्रो चेंजर्स जो स्वराज पार्टी बनाते हैं खिला, या फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी गया सेशन ऑफ कांग्रेस में। और नो चेंजर अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहते हैं, और प्रो चेंजर का वही टारगेट था एंड और मेंड दी काउंसिल। पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट करने का काम किया, बाद में वो रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में टूट जाते हैं। 1924 में क्या होता है, कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है। ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, ये सब लोग क्या करते हैं, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी बना लेते हैं। लेकिन इससे पहले भी फॉरेन में यानी कि ताशकंद उज़्बेकिस्तान में MN रॉय, मनींद्र नाथ रॉय 1920 में अपनी एक खुद की CPI बनाते हैं। बाद में ये CPI फॉर्मलाइज हो जाती है, दोनों मर्ज हो जाती हैं कानपुर में 1925 में। 1929 में होता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है। और 1924 में एक और पार्टी बनती है जिसको हम HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ये जो पार्टी है कौन बनाता है, राम प्रसाद बिस्मिल बनाते हैं। रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहिरी, ये सब लोग बनाते हैं। मेन थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये लोग काकोरी इंसिडेंट को अंजाम देते हैं। 1925 काकोरी जगह है लखनऊ के पास, वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, तो उसका जो भी ट्रेजरी है उसको खजाने को इन्होंने अपने अंडर में लाने का ये प्रयास था इनका। लेकिन आपको पता है कि इनमें से मैक्सिमम लोगों को फांसी हो गई, जैसे चाहे वो राजेंद्र लहिरी हो, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो। इसके बाद यही पार्टी फिर से रीऑर्गेनाइज होती है HSRA के रूप में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मेन फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में बनती फिरोज शाह कोटला में, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लोग भी इन्वॉल्व थे। इन्होंने इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन लेना शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो सॉन्डर्स की हत्या करी। करना चाहते थे स्कॉट की हत्या, जेम्स स्कॉट, जिसने कि लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज से मार डाला था, लेकिन गलती से सॉन्डर्स और एक पुलिस कांस्टेबल मर गया 1928 में ये हुआ, ठीक है। 1929 में बटुकेश्वर दत्त जी के साथ मिलकर भगत सिंह जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं, टू मेक दी डेफ हेयर। और ये पब्लिक सेफ्टी बिल जो है उसके अगेंस्ट में ये जो है, और ट्रेड जो डिस्प्यूट बिल था उसके अगेंस्ट में ये बॉम्ब फेंका गया था। साथ ही साथ यहाँ पे इरविन की जो ट्रेन है उसको उड़ाने का प्रयास किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिसकी चलते उनको ब्रिटिशर्स ने घेर लिया था। आपको पता है 27 फरवरी 1931 को जो अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, और उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। और बाकी अगर हम बात करें तो जो भगत सिंह हैं, सुखदेव है और राजगुरु जी हैं, इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, वही जो सॉन्डर्स की हत्या करी थी, उसमें इनका ट्रायल चला और इनको फांसी हुई 23 मार्च 1931 को, और उसको हम शहीद दिवस यानी कि मार्टायर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब कुछ कांग्रेस के साथ इंपॉर्टेंट क्या हो रहा था, तो 1927 में एक कमीशन बनता है, साइमन कमीशन, ठीक है। ये कमीशन मॉन्टेग्यू कल फॉर रिफॉर्म्स के हिसाब से बना था, ठीक है, कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो इंडिया के फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को टारगेट करते हुए बनाया जाएगा। 8 साल बाद इसको बनाया गया साइमन कमीशन। 28 में वो भारत आता है और उसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक है। चेयरमैन साइमन था और उसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसके लिए जो मेनली कांग्रेस है उसने इसका अपोज किया, इसका पूरी तरह से विरोध किया कांग्रेस ने, किसका, साइमन कमीशन का, जिसमें कि क्लीमेंट एटली था जो बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। खैर, तो साइमन कमीशन का विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए। यूसुफ मेरली ने ये टर्म दिया था साइमन गो बैक, लेकिन सब ने विरोध नहीं किया। अम्बेडकर जी ने इसका सपोर्ट किया, और जो हिंदू महासभा थी उसने भी इसका सपोर्ट किया। खैर, इसके अब हुआ क्या था कि क्योंकि प्रोटेस्ट किया तो जो उस समय का सेक्रेटरी था बर्किनहेड, उसने चैलेंज दिया इंडियंस को, ठीक है। अपने दिमाग में चलाते रहिए, ऐसे नहीं कि खो गए कहीं और, हैं। तो बर्किनहेड सेक्रेटरी ने चैलेंज दिया कि भाई आप अगर वैसे हो तो कैपेबल हो तो बना लो कॉन्स्टिट्यूशन जो सब एग्री कर जाएं। बनाया। मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई और उसने एक नेहरू रिपोर्ट दी। वो नेहरू रिपोर्ट को
ज़्यादातर लोगों ने खारिज कर दिया। अम्बेडकर जी ने, हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, जिन्ना तो यहाँ से पूरी तरह से अलग हो जाता है कांग्रेस से। तो जो पहले एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था सरोजिनी नायडू ने उसको, है ना। तो खैर वहाँ से ये सब अलग हो जाते हैं, तो ऐसे ज़्यादा कोई चलती नहीं। जिन्ना अपने अलग से 14 पॉइंट्स दे देते हैं और दिल्ली प्रपोजल दे देते हैं, कौन, अपने जो मुस्लिम लीग वाले हैं वो अलग से। क्लियर रहती है चीज़। अब इसके बाद 1928 सॉरी जो मद्रास में सेशन होता है एम ए अंसारी के प्रेसिडेंटशिप में, उसमें कांग्रेस से डिसाइड करती है कि हम बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन का, ये हमने देखा था। देन 1929 में, तो क्योंकि नेहरू बोस भी अपोज में थे कि भाई हमें डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में था कि भाई हमें डोमिनेंस स्टेटस चाहिए, तो भाई गांधी जी और बड़े लोगों ने बोला कि शांति से बैठ जाओ, अगर 1 साल में नहीं देंगे डोमिनेंस स्टेटस तो हम पूर्ण स्वराज ले लेंगे, क्योंकि नहीं दिया। इरविन वॉइसरॉय था उस समय। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, गांधी ने अपनी 11 डिमांड रखी कि देख लो, पहले तो लाहौर का सेशन हुआ, ठीक है, उससे पहले भी इन लोगों ने अपना दिल्ली मैनिफेस्टो दिया था। किसने? कांग्रेस ने, कि भाई ये हमारी डिमांड है, इरविन ने नहीं मानी। देन लाहौर का सेशन होता है दिसंबर 1929 में, नेहरू प्रिसाइड करते हैं। पूर्ण स्वराज अब गोल डिक्लेयर किया जाता है कांग्रेस का कि अब हमें पूर्ण स्वराज लेके रहना है, अब डोमिनेंस स्टेटस से कोई बात नहीं बनने वाली है, तो पूर्ण स्वराज लेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जन 1930 को हम इंडिपेंडेंस अब सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। प्लस साथ ही साथ हम मतलब 29 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे झंडा वगैरह फहराया गया, वो हमने देखा था, झंडारोहण हुआ, ठीक है। अब जब इसके बाद यानी कि पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर हो गया, और यहाँ पे ये भी डिक्लेयर हुआ कि हम CDM दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च करने वाले हैं, और जो फर्स्ट RTC होने वाली है इसको बॉयकॉट करने वाले हैं 1930 में, 1930 के एंड में CDM लॉन्च होता है। लेकिन इससे पहले भी गांधी एक अल्टीमेटम देते हैं, 11 डिमांड्स अपनी रखते हैं इरविन के सामने, लेकिन इरविन नहीं मानता है। देन लॉन्च हो जाता है 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल तक चलता है क्या, डांडी मार्च, जिसको सॉल्ट मार्च बोलते हैं, जहाँ गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को वॉलेट किया। वो साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद में था, से डांडी नवसारी तक मार्च करते हैं, और धारसाना में सॉल्ट का वो मतलब सॉल्ट लॉ को वॉलेट करने जाते हैं। लेकिन आपको पता है धारसाना में जैसे वो करने जाते हैं तो धारसाना में उनकी अरेस्ट हो जाती है, और जब उनकी अरेस्ट हो जाती है तो उनकी जगह मेन कौन आता है जो कि धारसाना में सॉल्ट रेट को वो करता है, तो वो थी हमारी जो सरोजिनी नायडू है। प्लस एक नाम और याद रखिएगा, एंड दैट इज़ अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी, ये मैंने कल लिखवाया नहीं था नाम, लेकिन आप इस नाम को भी ध्यान रखेंगे। इन दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ पर धारसाना में सॉल्ट लॉ को वॉलेट किया। देन ये 241 माइल 241 मील लंबा ये सफ़र था। 78 डेलीगेट्स के साथ मिलकर गांधी जी ने यह मार्च निकाला था। ऐसे डिफरेंट जगहों में डिफरेंट लोगों ने अपना अपना मार्च निकाला, जैसे मद्रास वाले रीजन में सी राजगोपालाचारी ने, नाखस पॉन्ड में जो बिहार में पड़ता है वहाँ नाखस पॉन्ड में अंबिका कांत सिन्हा ने, तो इस तरह से सबने अपने अपने रीजन में इसको वो किया। ठीक। अब होता क्या कि क्योंकि वहाँ पे RTC चल रही थी, कांग्रेस गई नहीं पहली वाली, तो प्रेशर बना इरविन पे भाई कि भाई इरविन यार इनको भी लेके आओ साथ में। तो फिर अब जब गांधी जी और इरविन जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, पैक्ट में कुछ गांधी जी की डिमांड इरविन मानता है, इरविन जी की डिमांड कुछ गांधी जी मानते हैं। जैसे कि इरविन मान लेता है कि ठीक है हम रिलीज़ करेंगे उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया है, जिन्होंने पीसफुल तरीके से पिकेटिंग करी, धरना दी, उनको छोड़ देंगे, और जो लैंड थर्ड प्रॉपर्टी को अभी तक बेची नहीं गई उसको वापस कर देंगे। गांधी जी एग्री कर गए कि ठीक है यार हम CDM को भी सस्पेंड कर देंगे, और सेकंड वाली जो RTC है 1931 के एंड में उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। गए, गांधी जी ने नेतृत्व किया, लंदन गए, एंड इट वाज द ओनली RTC जिसमें कि कांग्रेस और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। वापस आए, क्योंकि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने फिर से लॉन्च कर दिया। गांधी जी की अरेस्ट हो गई, और फाइनली 1934 को गांधी जी ने बोला बस अब CDM हो चुका, खत्म होता है CDM, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ था, सेकंड RTC में पार्टिसिपेट करने से पहले कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें कि कांग्रेस ने एग्री किया कि ठीक है हम सेकंड RTC में पार्टिसिपेट करेंगे, CDM को टेम्परली क्या करेंगे, अभी ख़त्म कर देंगे टेम्पररी तरीके से। और यहाँ पर 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए, FR और यानी फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। यहीं से DPSP जो है अपना ओरिजिन को ट्रेस बैक करते हैं कराची रेजोल्यूशन से। इसके बाद क्या होता है 1934, अब वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट वॉज इंपॉर्टेंट कि हमें सारी चीज़ें रिवाइज करें, और हमारी रिवाइज हो गई हैं। अब इसके आगे हमें देखना है कि क्या चीज़ें हुई हैं। क्लियर? अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब हम देखेंगे किसके आगे। बिल्कुल, अंबेडकर जी ने तीनों RTC में पार्टिसिपेट किया था। अब होता क्या कि जब अंबेडकर जी ने तीनों RTC में पार्टिसिपेट किया था ना, तो तीनों RTC में पार्टिसिपेट करने पे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने अपनी कुछ डिमांड रखी। उनकी डिमांड ये थी कि भाई डिप्रेस क्लासेस के लिए कुछ करो, क्योंकि कांग्रेस इज़ लाइक जो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी कि जो अपर क्लास हिंदूज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है।
और वो उनके लिए कुछ करने वाली नहीं है, तो आप ही कुछ करिए और सेपरेट इलेक्टोरेट हमें चाहिए। जैसे कि 1909 में आपने, अगर याद हो, मॉरले मिंटो रिफॉर्म लेके आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उससे आपने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, पृथक निर्वाचन दिया था। फिर ऐसे ही इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को, पृथक निर्वाचन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू एक्सटेंड कर दिया गया, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन इन सबको भी दे दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह से डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और ये चीज़ मान ली उस समय रैमसे मैकडोनल्ड जो पीएम था, ठीक है, उसने अनाउंस कर दिया, जिसको हम मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसको हम मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, जहां पर डिप्रेस क्लासेस यानी कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, अनाउंस किया गया 1932 में, 1932 की बात है। ये चीज़ गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। गांधी जी का ये मानना था, देखो अंबेडकर जी और गांधी जी एक दूसरे के बड़े कट्टर विरोधी थे, बहुत ज़्यादा। अंबेडकर जी का ये मानना था महात्मा आत्मा कुछ नहीं है, ठीक है, हम उनको महात्मा मानने से मना करते हैं, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है कि डिप्रेस क्लासेस के जो राइट्स हैं उनसे। ठीक है, इसीलिए जो हरिजन वर्ड कॉइन किया था गांधी जी ने, उससे भी इनको चिढ़ थी अम्बेडकर जी को कि हरि के जन। अम्बेडकर जी ने बोला था कि हरि के जन बोलने से नहीं, भगवान के लोग बोलने से उद्धार नहीं हो जाने वाला है, कोई आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म भी लाने पड़ेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा कि हाँ सोशल रिफॉर्म लाएंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाइए। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो कहीं ना कहीं जो हिंदूज़ हैं वो आपस में और डिवाइड हो जाएंगे, डिवीज़न होगा इस तरह से कि भाई अब अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको समझाया था जब 1909 का भी मैं आपको समझा रहा था कि जैसे मुस्लिम्स को आया था, तो उसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम ही बंदा उस पर्टिकुलर जगह से खड़ा हो सकता है चुनाव में, और सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, मतलब उसी कम्युनिटी का ही बंदा खड़ा भी हो सकता है चुनाव में और वही वोट भी कर सकते हैं। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो गांधी जी का मानना था अगर हमने ऐसे किया तो और डिवीजन हो जाएगा, हमें दलित्स को या फिर हरिजन्स को हिंदू जो कम्युनिटी उसमें संगठित रह के उनको उद्धार करना होगा। लेकिन इनका मानना था अम्बेडकर जी का कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। खैर, तो गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे और ये यरवदा जेल पूना में बंद थे उस समय। ठीक है, क्यों बंद थे? क्योंकि मैंने बताया था जब सेकंड आरटीसी से वापस आए थे और फिर से सीडीएम लॉन्च कर दिए तो जेल में डाल दिया गया इनको। और जब जेल में इनको डाला गया यरवदा जेल पूना में, तो ये फास्ट एंड टू डेथ पे चले गए, यानी कि धरने पे चले गए। और इसके चलते अंबेडकर जी पे प्रेशर बढ़ गया। बहुत लोगों ने मतलब प्रेशर क्या है, गांधी जी का ही प्रेशर था। बोला जैसे जो जयकर साहब थे, है ना, अमर जयकर, की भाई अगर उनको कुछ हो गया गांधी जी को तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर अंबेडकर जी मिलते हैं गांधी जी से इन यरवदा जेल पूना, और दोनों लोगों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, एक समझौता साइन होता है जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना में होता है ना, यरवदा जेल पूना में, तो इसलिए इसको पूना पैक्ट बोला जाता है। तो ये कहाँ पर है? पूना में। तो फास्ट एंड टू डेथ में चले जाते हैं और पूना पैक्ट साइन होता है किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में। अगर कभी गांधी जी ऑप्शन में ना आए तो हो सकता है मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि गांधी जी जेल में थे और ये माना जाता है कि उनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय, जो फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा इन 1915, उन्होंने इसको साइन किया था। लेकिन मेजॉरिटी जगह तो आपको गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ही ये पैक्ट साइन, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन अगर गांधी जी नहीं होते हैं तो मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने क्या किया था डिप्रेस क्लासेस के लिए? तो अंबेडकर जी का तो हम देख चुके हैं कि अंबेडकर जी ने क्या किया था। अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था इन्होंने। और क्या बनाया था? बहिष्कृत हितकरणी सभा, याद है आपको? बहिष्कृत हितकरणी सभा। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया था 1924 में। डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बनाया था 1930 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसी तरह गांधी जी ने यहाँ पर ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई, जो बाद में हरिजन सेवक संघ कहलाया, और इन्होंने हरिजन नाम का एक वीकली भी निकाला गांधी जी ने। तो जहाँ पर भी आपको हरिजन वर्ड दिख जाए तो वो गांधी जी से रिलेट करिएगा, ना कि अम्बेडकर जी से। ठीक है, तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग ही बाद में जो 1932 में बनती है, वो बाद में जाके हरिजन सेवक संघ बन जाता है। तो ये एग्रीमेंट हो जाता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। और ये एग्रीमेंट में क्या होता है कि भाई वी विल गिव अप, ठीक है, वी विल गिव अप ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं ये हम नहीं मानेंगे। तो फिर क्या होगा? अम्बेडकर जी एग्री कर गए, तो यहाँ पर ये माना गया फिर कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, तो जो सीट्स रिजर्व्ड हैं, जो
सीट्स, एक सेकेंड, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं दलित्स के लिए उनको इंक्रीज किया जाएगा। रिजर्व्ड सीट्स विल बी इंक्रीज्ड। ये डिसाइड हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप कर देंगे, वो नहीं अडॉप्ट करेंगे, और जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड हैं दलित्स के लिए उसको इंक्रीज कर लेंगे। और वो यहाँ पर होता है कहाँ पर, पूना पैक्ट में। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो हमारी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन, उसी का ही एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि उसी के बेसिस पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था, जिसके तहत प्रोविंसेस से, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्ट वाली क्लास पहले ही कर चुके हैं, कि इसने क्या किया, प्रोविंसेस से डायरकी को अबॉलिश कर दिया। जो कि कौन सा एक्ट लेके आया था, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंट्रल लेवल, यानी सेंटर में डायरकी लाया, प्रोविंसेस से डायरकी हटा के प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्तता दे दी, और सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया। जो कि 1919 ने एकदम उल्टा किया था। 1919 ने प्रोविंसेस में डायरकी लाके सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया था। इसने क्या किया, उल्टा कर दिया। इसने अब प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया, सबको नहीं, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन में आने की बात कही, लेकिन ये कभी वजूद में आ नहीं पाया, ठीक है। और ये हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं कि ये जो एक्ट है ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1937 में 1937 में इलेक्शंस होते हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से, और इसमें कांग्रेस जो है मेजॉरिटी पार्टी सामने निकल के आती है। जो टोटल 1161 सीट थी उसमें से 716 कांग्रेस जीतती है। मुस्लिम लीग को काफ़ी बुरी हार झेलनी पड़ती है यहाँ पर, और कांग्रेस को ऑलमोस्ट सभी प्रोविंसेस में मेजॉरिटी में आती है, एक्सेप्ट बंगाल, असम, पंजाब और सिंध और NWFP। यानी कि जितनी भी यहाँ पे सीट थी, ठीक है, 1161, उसमें 716 सीट्स, और जितनी भी प्रोविंसेस थी उन सब में मेजॉरिटी में पार्टी आई कांग्रेस, लेकिन बंगाल में नहीं, असम में नहीं, पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं, और NWFP। क्योंकि अगर आप देखें सिंध और NWFP वाला क्षेत्र है ये मुस्लिम क्षेत्र है। पंजाब भी अगर हम देखें तो मुस्लिम क्षेत्र ही है मोस्टली, तो ठीक है। पंजाब जो इंडस रिवर के उस साइड वाला पंजाब है वो तो मुस्लिम है ना, इस साइड वाला तो सिख है मोस्टली, लेकिन उस साइड वाला मुस्लिम क्षेत्र ही। और बंगाल और असम भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग आई मेजॉरिटी में, लेकिन इनको अगर छोड़ दें तो जितनी भी बाकी जगह हैं वहाँ पर सब में कांग्रेस मेजॉरिटी में रही। कांग्रेस के कुछ सेशंस की डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 1936 का जो लखनऊ सेशन है, यहाँ पर एक पार्टी का गठन होता है, ऑल इंडिया किसान सभा। कौन बनाते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ध्यान रखना 1936 ऑल इंडिया किसान सभा और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। देन 1934 में 1934 में एक और पार्टी बनती है जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी, ये इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। और 1937 में जो कांग्रेस का सेशन होता है ये फैज़पुर में होता है, और ये पहला सेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में हुआ था, जो किसी विलेज में हुआ था। तो ये मैंने आपको जब कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस करवाए थे तो वहाँ पे भी ये चीज़ को लिखवाया था, लेकिन अब आप जो कांग्रेस के सेशन देखेंगे, ठीक है, तो उनको आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि भाई ये क्या है, क्यों नहीं है, कैसे क्या है, ठीक है। तब तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर अब आप देखेंगे ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और फैज़पुर पड़ता कहाँ पे, तो फैज़पुर आपका ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। जलगांव जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ पर पड़ता है ये। यहाँ तक किसी कोई डाउट, क्योंकि यहाँ से अब शुरू होने वाला है, चलो बाद में शुरू करवाते हैं, पहले ये करवा देते हैं, देन आप बताइएगा अगर किसी का कोई डाउट हो तो। इसको हम वैसे तो पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ में, लेकिन और इसको फिर से डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ 1938 और 1939, यानी 1938 और 1939 के जो कांग्रेस का सेशन है उसके बारे में। तो 1938 का जो सेशन होता है कांग्रेस का, ये हरिपुरा में होता है, और 1939 का जो होता है त्रिपुरी में होता है। ये हमने पहले पढ़ा था। हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में, मतलब इन दोनों सेशन में हुआ क्या था, बोस जी जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस में इंटरनल रिफ्ट चल रहा था, ठीक है। मेनली गांधी जी की जो लीडरशिप थी, गांधी जी की लीडरशिप में कौन आते हैं, गांधी जी के अलावा जवाहरलाल नेहरू आते हैं, सरदार पटेल आते हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, ठीक है। जैसे कि मतलब अभी जैसे हमने देखा कि गांधी जी और अंबेडकर जी एकदम कट्टर विरोधी टाइप थे, वैसे ही कट्टर विरोधी, मतलब उतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आइडियोलॉजिकल बिलीफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बोस जी हों चाहे गांधी जी हों, ठीक है। बोस जी की कुछ और थिंकिंग थी, गांधी जी की कुछ और थिंकिंग थी, और सेम गोज़ विद बोस जी और पटेल जी,
बहुत ही कट्टर, मतलब आपको अभी लगता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब है ना, आप देखते होंगे कि एक पार्टी है जैसे बीजेपी है तो वो बोस जी का सपोर्ट करती है, पटेल जी का, है ना, एक साइड कांग्रेस है वो नेहरू जी का, गांधी जी का, तो आपको मतलब लगता होगा ये दोनों लोग इस तरह से, लेकिन ऐसा तब कुछ था नहीं, ठीक है। वो तो अभी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से अपने पॉलिटिकल लीडर्स चुन लेती हैं, लेकिन बोस जी और पटेल जी मतलब बहुत ही ज़्यादा कट्टर विरोधी थे, मतलब इतने ज़्यादा कि अब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोस जी के बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अलग थे। और बोस जी और नेहरू जी तो दोस्त थे, लेकिन बाद में इनकी दोस्ती में भी तकरार आ जाती, क्यों आ जाती वो भी हम देखेंगे जब बोस जी हिटलर से मिलते हैं। खैर, तो 1938 में हरिपुरा में तो ये बन जाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाते हैं, और इसी वजह से और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। ये नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करते हैं 1938 में, 1938 में, और इसके पहले चेयरमैन बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हरिपुरा जो सेशन होता है कांग्रेस का उसी में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है 1938 में, और नेहरू उसके पहले चेयरमैन बनते हैं। देन 1939 में फिर से अगला सेशन होता है त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे गांधी जी ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा किया और उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। अब बोस जी ने हरा दिया उनको, और बोस जी फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए कांग्रेस के 1939 में। ये इलेक्शन अंदर ही मतलब इंटरनली होते थे, जो कांग्रेस मेंबर्स होते थे वही चुनते थे कौन होगा प्रेसिडेंट। तो गांधी जी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पट्टाभी सीतारामैया, उनकी हार हो गई, और गांधी जी ने बोला पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार, और मैं पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस की जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं एज सच काम नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली बोस जी के अंडर में, लेकिन मैं उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है उसका पूरी तरह से आदर करता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस ने सब देखते हुए रिज़ाइन दे दिया कांग्रेस से, और उन्होंने खुद का एक पार्टी बना लिया विद इन दी कांग्रेस, ठीक है, ये ध्यान रखना, इट वॉज फाउंड विद इन दी कांग्रेस, और इसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। वैसे ये ज़्यादा पार्टी आगे चल नहीं पाई कि भाई हम इसके बारे में फिर से और कुछ हमें देखना हो, नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनती है उन्नाव उत्तर प्रदेश में, और कौन बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इसको बनाते हैं। क्लियर इतनी चीज़, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होगा, और वो है वर्ल्ड वॉर 2 का अध्याय। यहाँ तक अगर किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा, किसी का यहाँ तक कोई डाउट? सर मैं आई गो टू वॉशरूम। बेटा पहले हाथ आगे करो एक। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन नहीं थे गुप्ता जी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी कोई वजूद नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की भी चर्चा ही नहीं है, जनरल इलेक्शंस हैं ये। NWFP मीनिंग भाई, अब अभी तक आपको NWFP का मीनिंग नहीं पता है? रोज़ हम चर्चा करते हैं इसकी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कल भी चर्चा करी थी कि भाई NWFP से किसने CDM को लीड किया था, जिनको कि हम सीमांत गांधी फिर फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार बनाई थी, जिन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था। कौन थे वो? हाँ समराइज़ कर देंगे कृष्णा। आई हैव अ क्वेश्चन, अब लिख देते तो क्वेश्चन में आंसर ना कर देता। आई हैव अ क्वेश्चन, मैं वेट करूंगा कि भाई क्वेश्चन आप लिखोगे। हिंदी PDF नहीं मिली क्या आज? गर्दन घुमाओ कार्यक्रम, चलो। तो कौन थे NWFP में लीड करने वाले? वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान। खैर, अभी यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होगा, वर्ल्ड वॉर 2, और ये पूरी तरह से शेप कर देगा अब हमारी इंडिपेंडेंस को। बस हमें बस आज़ादी मिलने ही वाली है बस, ठीक है। तो एक्साइटेड रहें कि नहीं आप? बस आपको कुछ ही देर में आज़ादी मिलने वाली है, और वो आज़ादी मिलने का जो प्रोसेस है वो तेज करने का काम किया इस वर्ल्ड वॉर 2 ने। कैसे, वो देखते हैं। अब हुआ ये कि दूसरा विश्व युद्ध पहला कब हुआ था, कमेंट बताओ, पहले कब से कब तक हुआ था? तो पहला हुआ था आपका 1914 से लेकर 18 तक, है ना, सेंट्रल पावर और एक्सिस पावर के बीच में। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 होता है 1939 में शुरू। क्या हेडशर्ट? हाँ सर, NTP
एनटीपीसी का यार स्टार्ट होगा, लेकिन अभी नहीं, मतलब फेब में स्टार्ट होगा, ठीक है, बस ज़्यादा दिन बचे नहीं है फेब में। चलो भाई अभी इस पे फोकस कर लो, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू पे। तो वर्ल्ड वॉर टू 1939 में स्टार्ट होता है, कब? सितंबर के मंथ में। अब इसमें दो साइड थी, एक तो एलाइड और एक एक्सिस। एलाइड में थे ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर, और एक्सिस में थे जर्मनी, इटली और जापान। ये जो यूएसएसआर आपको दिख रहा है, जो रशिया है, पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था जिसको कि हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे, लेकिन आपको पता है जो यूक्रेन है पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, तो ये सब अलग हो गए थे बाद में, तो वह रशिया बन गया। खैर, तो तब तो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन। ये पहले इस साइड था। एक्चुअल में जर्मनी का आपको पता है कौन था शासक? हिटलर, अडोल्फ हिटलर। इसी की वजह से सभी शुरू हुआ था, अडोल्फ हिटलर की वजह से, क्योंकि अडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, यूएसएसआर के साथ मिलके, सोवियत यूनियन के साथ मिलके इसने पोलैंड पे अटैक कर दिया था। पोलैंड वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। अब पोलैंड पर जब अटैक कर दिया अडोल्फ हिटलर ने, तो यहीं से ही सितंबर 1939 में ये वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यूएसएसआर यहाँ पे क्यों गया, वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं, ठीक है, इस वाले एलाइड वाले साइड में, ठीक है। लेकिन हाँ वो भी चलो देख ही लेते हैं। एक्चुअल में हुआ ये कि यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया जर्मनी ने, यानी हिटलर ने। हिटलर ने पहले सोवियत यूनियन के साथ मिलके एक ट्रीटी साइन करी और पोलैंड पे अटैक कर दिया। और जब पोलैंड पे कब्जा कर लिया, धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया हिटलर ने, तो उसको लगा अब तो आराम से जीत जाएंगे, तो उसने सोवियत यूनियन पे कब्जा कर लिया। और जब सोवियत यूनियन पे कब्जा कर लिया, तो सोवियत यूनियन अब एलाइड साइड में चला गया और उसने अब जर्मनी पे चढ़ाई कर दी। और जब जर्मनी पे चढ़ाई कर दी, तो इसीलिए हिटलर को जो है सुसाइड कमिट करना पड़ता है। ये तो आपको पता होगा ना कि हिटलर कमिटेड सुसाइड, ठीक है, हिटलर कमिटेड सुसाइड इसी वजह से। और हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एंड दैट इज मेन कैम्फ, ठीक है। अब होता क्या है कि कांग्रेस जो है वो खफा थी। वर्ल्ड वॉर टू जैसे ही शुरू हुआ तो कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, अक्टूबर 1939 में, सितंबर में वॉर शुरू होता है और अक्टूबर में कांग्रेस ने सारी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया? क्या कारण था रिजाइन करने का? कारण यह था कि कांग्रेस से बिना पूछे ही ब्रिटेन ने यह अनाउंस कर दिया कि इंडिया ब्रिटेन के साइड में है, एलाइड पावर के साइड में है इन दी वर्ल्ड वॉर टू। यानी ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसी किसी भी पार्टी से इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं लिया था ब्रिटेन ने, अपने आप ही सपोर्ट कर दिया। इसीलिए इसके अपोज में, इसका अपोज करने के लिए प्रोटेस्ट के तौर पे कांग्रेस ने अपनी सभी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि बिना परमिशन के उनको जो है वर्ल्ड वॉर टू में जो है झोंक दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है 1940 में, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया था कि भाई हम तो ऐसे सपोर्ट नहीं करने वाले जब तक हमारी डिमांड मीट नहीं होंगी। तो हुआ ये कि जो उस समय का प्राइम मिनिस्टर था, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल था। तो उसने क्या किया उस पर, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि ये जो एलाइड पावर है, जो जर्मनी वाला साइड है, ये एकदम चढ़ाई पे चढ़ाई कर रहा था, ठीक है, तो इस पर प्रेशर बन रहा था, ठीक है। क्या प्रेशर बन रहा था? क्योंकि ये तो हिटलर तो बाद में मरता है ना, हिटलर अभी थोड़ी ना मर रहा है, वो तो आप ये समझ लो कि 1942 में तो बोस और हिटलर की मीटिंग ही हुई थी 29 मई को, तो उसके बाद ही मरा होगा, वैसे बात है। तो 1940 में अगस्त ऑफर भेजा गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था। विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर था, किसकी ओर से? जो रूजवेल्ट था। रूजवेल्ट उस समय यूएसए का जो है प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो जब प्रेशर बढ़ा तो इसने एक अगस्त ऑफर, लिन लिथगो उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था, जब ये अगस्त ऑफर वगैरह भेजा गया 1940 के टाइम पे, तो इन लोगों ने एक ऑफ़र दिया, ऐसे मौखिक तौर पे ऑफ़र दिया ब्रिटेन ने कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर देंगे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, यानी कि एक संविधान सभा बनाएंगे। आप अपना संविधान बनाओगे उसके तहत, और उसमें मेनली इंडियंस होंगे। मेनली इंडियंस से साफ हो गया था कि सिर्फ इंडियंस नहीं होंगे, इंडियंस के अलावा ब्रिटिशर भी होंगे। इंडियंस होंगे लेकिन उसके अलावा ब्रिटिशर भी होंगे। तो कांग्रेस ने इसको तुरंत रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि कांग्रेस पहले ही अपना गोल डिक्लेयर कर चुका था 1929 के लाहौर सेशन में कि भाई हमारा गोल डोमिनियन स्टेटस नहीं है, पूर्ण स्वराज है। अंतर क्या होता है, कल बताए थे कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि सरकार हमारी रहेगी, लेकिन आपके किंग या क्वीन के नाम पे, आपके क्राउन के नाम पे रूल चलेगा इंडिया में।
कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। याद करो फिर से कि भाई कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, गांधी जी और मोतीलाल नेहरू, इन सब ने जो यंग लीडर्स थे जो सोशलिज्म से एकदम प्रभावित थे, नेहरू जी हों चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, तो उनको शांत किया था कि भाई एक साल रुक जाओ, अगर डोमिनियन स्टेटस ये नहीं मानते हैं तो फिर हम पूर्ण स्वराज की ओर जाएंगे, जो कि चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज डोर नेल, भाई डोमिनियन स्टेटस का कोई काम नहीं है। और ये पहले से ही कांग्रेस डिसाइड करके बैठी थी कि अगर हमारा ये बात नहीं माना इन्होंने पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो हम इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। और हुआ भी वही। गांधी जी ने बोला था कि जैसे ही आपको क्या करना है कि हर जगह पे आप सत्याग्रह के लिए बैठेंगे, अगर आपका अरेस्ट नहीं होगा तो आप दिल्ली की ओर कैंपेनिंग करेंगे, दिल्ली चलो मूवमेंट करेंगे। तो पहले सत्याग्रही के तौर पे गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को चूज़ किया, दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही के तौर पे जवाहरलाल नेहरू, और अगर कभी तीसरे पूछ ले गलती से कि थर्ड के तौर पे, तो ब्रह्मादत्त। ठीक है, थर्ड के तौर पे चूज़ किया गया था ब्रह्मादत्त जी को, या फिर ब्रह्मदत्त बोल दो आप। ठीक है, ब्रह्मा तो आई थिंक नहीं, ब्रह्मदत्त नाम होगा। ठीक है, ब्रह्मदत्त, इनको चूज़ किया गया। और तीनों लोग की अरेस्ट भी हो गई, तो इसलिए दिल्ली चलो वाला हो तो नहीं पाया। कांग्रेस ने यहां पे रेजिस्ट किया इस चीज़ को कि वो डायरेक्ट एक तरह से ब्रिटिशर्स पर अटैक ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि एक्चुअल में कांग्रेस जो है ना, वो नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन इस वॉर में हारे। क्यों नहीं चाहती थी वो भी हम देखेंगे। और इसी वजह से उसने डायरेक्टली वो नहीं चाहती थी हारे, लेकिन वो चाहती थी कि उसके डिमांड मीट हों। उसकी डिमांड ये थी कि इंडिया को आज़ाद किया जाए और यूनाइटेड इंडिया हो, ऐसे डिवाइडेड इंडिया नहीं। और वो बात जो है कांग्रेस चाहती थी, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि ये हारे नहीं यहाँ पर ब्रिटेन। वो भी हम देखेंगे क्यों। स्टेफर्ड क्रिप्स क्या है, 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है। स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है, जो ब्रिटेन कैबिनेट का एक मेंबर था। इसको अगेन भेजता है विंस्टन चर्चिल कि भाई अब तुम देख के थोड़ा सा अपना एक ऑफर लेके जाओ, क्योंकि प्रेशर बढ़ता चला आ रहा था। अभी भी ये समझ लो कि जो एलाइड पावर था, ब्रिटेन वाला साइड था, वो एकदम अभी आप ये मान लो कि बैक फुट पे था पूरी तरह से। ऐसा लग रहा था कि एलाइड तो हारने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे। तो इसलिए स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया। ठीक है, इसने भी वही सेम राग अलापना शुरू किया डोमिनियन स्टेटस का। अगेन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अगर इसकी हम डिमांड देखें तो इसमें क्या क्या था, तो इसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम ठीक है बनाएंगे, ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। पहली बार रिटर्न तरीके से डोमिनियन स्टेटस की बात को एक्सेप्ट किया गया था। जो अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस बोला गया था, वो सिर्फ बोला गया था, लिखित तौर पे कुछ नहीं था। तो अगर हम देखें डोमिनियन स्टेटस सबसे पहली बार अगर ऑप्शन में आ जाए कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड सबसे पहली बार कब एक्सेप्ट करेगी, तो अगस्त ऑफर। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो क्रिप्स मिशन, दोनों हैं देन क्रिप्स मिशन। ठीक है, और अगर क्लियरली वो बताएगा कि भाई मौखिक तौर से फिर इस तरह से, तो अगस्त ऑफर ही होगा। फिर इंडिया वुड बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस अलाउइंग सेल्फ गवर्नेंस वाइल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेगा, बस सेल्फ गवर्नेंस होगी, जो मैंने डोमिनियन स्टेटस का मतलब बताया था आपको। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, ठीक है, और पूरी तरह से उसमें इंडियंस ही रहेंगे। अगस्त ऑफर में क्या बोला था? अगस्त ऑफर में ये बोला गया था कि भाई मेनली इंडियंस रहेंगे। उसमें ये भी बोला गया था कि जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको हम एक्सपैंड करेंगे और उसमें इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी और बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसमें मेनली इंडियंस होंगे। इसमें क्या था कि नहीं ठीक है सारे इंडियंस होंगे, डोमिनियन स्टेटस की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा था कांग्रेस तो अपना पहले ही गोल डिक्लेयर कर चुकी थी, पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। तो डोमिनियन स्टेटस को गांधी जी ने बोला इट इज़ लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? ये फेलिंग बैंक कौन है? ये फेलिंग बैंक है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन हार रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो तो बाद में जीत गया, लेकिन फेल हो रहा था। ये पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये भी अभी नहीं दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, ये भी बाद में दे रहे हैं सब, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब, मतलब सॉरी जब हम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तब। तो पोस्ट डेटेड यानी बाद मिलेगा, और एक फेलिंग बैंक पे। तो भाई ये तो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, गांधी जी ने बोला, क्योंकि भाई बैंक फेल करेगी तो भी हमारे काम का नहीं है चेक। ठीक है, और बाद की डेट वाला है, पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो इसलिए यहाँ पर जो लैपटॉप है उसकी बैटरी हो जाती थोड़ी सी ख़त्म। तो फिर हम क्या करते हैं, गांधी जी एक लेके आए कि उन्होंने मुझे एक चार्जर दिया और फिर चार्जर को मैंने किया कनेक्ट चट, और फिर जो मैं गया और मैंने किया स्विच को ऑन और लैपटॉप हो गया ऑन। ठीक है, चार्जिंग। तो फिर उसके बाद जो है
कांग्रेस मिलती है कहाँ पर? कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये अनाउंस किया जाता है, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ग्वालिका टैंक, ठीक है, ये तो एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और इसको रेटिफाई किया जाता है, क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन है उसको रेटिफाई किया जाता है ग्वालिका टैंक बॉम्बे में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन है ये, और यहाँ पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का मतलब है कि क्विट इंडिया मूवमेंट अब लॉन्च होगा। एक्चुअल में क्विट इंडिया जब मूवमेंट लॉन्च होता है, ये लॉन्च होता है 9 अगस्त को, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समराइज करता हूँ फिर से कि सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। आपने देखा अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। और एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर लेना, जिन्ना कहाँ गया? तो जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस डिक्लेयर करके रखा था, या फिर मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस कब? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों? कि भाई कांग्रेस हमसे तो पूछ ही नहीं रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेना है नहीं लेना है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया था कि भाई ब्रिटेन तो हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि वह हम साइड होना चाहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, नहीं, ठीक है, उसी तरह डे ऑफ डिलीवरेंस डिक्लेयर किया मुस्लिम लीग ने कि भाई कांग्रेस तो हमसे पूछ ही नहीं रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए डे ऑफ डिलीवरेंस डिक्लेयर किया गया। 1940 में अगस्त ऑफर आता है, रिजेक्टेड, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। 1942 में अब होता है क्रिप्स मिशन आता है भारत में, क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है, डोमिनेंट स्टेटस का कोई अब मतलब नहीं था। और गांधी जी अब यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में, ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। इसके अपोज में थे कौन? ये तो थे ही, लेकिन इनिशियली नेहरू जी ने मना किया था, पटेल जी ने भी मना किया था कि अभी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च मत करो। नेहरू जी का यह मानना था कि अगर हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया तो जो जिन्ना है उसको क्योंकि हमारी अरेस्ट हो जाएगी फॉर श्योर, और जब सब अरेस्ट हो जाएंगे टॉप के लीडर्स, तो किसको मौका मिल जाएगा अपना जो एजेंडा उसको फैलाने का? जिन्ना को। तो वो जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, मतलब अभी तो आप सुनते होंगे बीजेपी अखंड भारत का मतलब बोलती रहती है अखंड भारत, तो वही अखंड भारत का जो राग है वो पहले कांग्रेस अलापती थी उस टाइम पे कि भाई हमें तो अखंड भारत चाहिए, डिवाइडेड इंडिया नहीं। और पाकिस्तान को, जिन्ना को ये था कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए। 1943 में उसने अपनी 2 नेशन थ्योरी दी थी जिन्ना ने, 1943 में, 1943 में। पहले यही जिन्ना जो था 1933 में इसने पाकिस्तान को अपोज किया था, ये जो 2 नेशन थ्योरी आप बोल सकते हो कि सेपरेट नेशन होना चाहिए, लेकिन यही अब जो है काफ़ी फेवर में था, ठीक है, क्लियर। तो अपोज क्यों किया था जिन्ना ने? और पटेल जी का ये मानना था कि अगर हमने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लॉन्च किया तो इधर से बोस आ सकते हैं। तो बोस से क्या दिक्कत थी पटेल जी को? अभी मैंने बताया काफ़ी कट्टर विरोधी थे। दिक्कत ये थी सिर्फ बोस को ही नहीं, सर पटेल जी को ही नहीं, नेहरू जी को भी दिक्कत थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया 29 मई 1942 को, मैंने फ़ोटो नहीं लगा रखी है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई मेरे साइड से, लगानी चाहिए थोड़ा सा और आपको बेटर तरीके समझ में आता, लेकिन खैर कोई नहीं, आप इमेजिन कर लो। बोस और हिटलर जी की एक मीट होती है 29 मई 1942। पहले तो बोस जी जाते हैं यूएसएसआर में रशिया के पास, लेकिन रशिया क्योंकि अब अलाइड पावर के साथ जा चुका था, तो फिर रशिया ने बोला कि आप जर्मनी चले जाओ, नहीं तो फिर हम ब्रिटेन वालों को हैंड ओवर कर देंगे आपको। तो फिर वो जाते हैं कहाँ पर? ब्रिटेन में जाते हैं, ठीक है, और सॉरी जर्मनी में जाते हैं। तो दिक्कत ये थी कि अब मैं आपको वही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन हारे इस वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि ब्रिटेन के अगेंस्ट था अडोल्फ हिटलर, और अडोल्फ हिटलर आपको पता है कितनी कट्टर सोच वाला आदमी था। उसने फैसिज्म को, है ना, फैसिज्म को एकदम फैला के रखा था। नाजी जो है ना, जो पार्टी थी उसकी, तो उसके थ्रू उसने फैसिज्म को फैला के रखा था कि जितने भी ज्यूज़ हैं उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल के मार रहा था वो सबको। एकदम क्यों मार रहा था? क्योंकि उसका बिलीव था रेस थ्योरी में कि भाई ये हम ऊपर रेस के हैं, जिनकी फेयर स्किन है, ब्लू आइज़ हैं, ब्राउन हेयर्स हैं, वो लोग होते हैं सुपीरियर रेस वाले बंदे, और उनको सिर्फ जीवित रहने का हक है, बाकी सबको डाल दो, मार डालो कंसंट्रेशन कैंप्स में। तो ये मानना था कि अगर हारा ब्रिटेन तो ये हिटलर यहाँ आ जाएगा इंडिया में, और यहाँ की जो हमारी पॉपुलेशन है उसको मार डालेगा ये, क्योंकि ठीक है ब्राह्मण क्षत्रिय इनको तो छोड़ भी देगा, है ना, क्योंकि उसका बिलीव था आर्यन थ्योरी पे। और आर्यन थ्योरी हम वैदिक एज से, एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यन नॉन आर्यन आज भी होता है। आर्यन वैसे द्रविडियन, साउथ इंडियन वाले द्रविडियन बोलते हैं। तो ये सब का एकदम नरसंहार होता नहीं कि 70 to 80% जो जनसंख्या वो खत्म कर डालता है हिटलर। तो इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भाई इससे अच्छा तो ब्रिटिशर्स ही हैं,
कम से कम ये हरकत तो नहीं करते या फिर ये हरकत तो नहीं करेंगे। तो उसी चीज़ का डर था कि बोस जी जो हैं हाथ मिला लिए हिटलर से और वो यहाँ पे आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोस जी से इसलिए दिक्कत थी कि अगर ये सब कुछ हुआ तो एक तो नेहरू जी ने मुस्लिम लीग वाला जिन्ना वाला खतरा बताया था और पटेल जी ने ये खतरा बताया कि बोस जी यहाँ पर जापान की हेल्प लेके यहाँ पर आ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हिटलर आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी गांधी जी ने यहाँ पर इमीडिएट तौर से लॉन्च कर दिया और लोगों को बोल दिया कि भाई डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा उन्होंने दे दिया कि अब हमें चाहिए भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा देते हुए सभी से अपील करा, जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर में देखा था सीडीएम के टाइम पे, वैसे ही जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनसे अपील किया कि देख लो, रिज़ाइन मत करो, ठीक है, डू नॉट रिज़ाइन, लेकिन अपना फेथ मत दिखाओ उनसे, ठीक है, बट बी लॉयल टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सोल्जर्स को क्या बोला कि आप भी रिजाइन मत करो, ठीक है, डू नॉट रिजाइन, लेकिन बट डू नॉट फायर ऑन कंपैट्रिएट्स, कि जो देशभक्त लोग हैं अपने ही लोगों के खिलाफ मत फायर कर देना, ठीक है। किसानों को बोला क्या कि ओनली ऐसी, मतलब दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि डू नॉट पे रेंट, ठीक है, आप रेंट मत पे करो, डू नॉट पे रेंट इफ जमींदार इज लॉयल टू ब्रिटिशर, और सर इफ, हाँ, इफ द लैंड लॉर्ड और जमींदार, ठीक है, लैंड लॉर्ड इज लॉयल टू ब्रिटिशर, ये बोला इन्होंने, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को बोला कि, ठीक है, आप प्रिंसली स्टेट के लोगों को बोला, प्रिंसली स्टेट के पीपल को, कि सपोर्ट द रूलर इफ ही इज एंटी गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, इफ ही इज एंटी गवर्नमेंट। तो ये गांधी जी की अपील थी, रिजाइन वगैरह मत करो, सब मत करो, लेकिन लॉयल रहो। और गांधी जी ने यहाँ पे डू और डाई का नारा दिया। पहले दिन का मतलब है 9 अगस्त 1942 को सबकी अरेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये मूवमेंट एक लीडरलेस मूवमेंट था, बिना किसी लीडर के। जो मतलब नेहरू जी ने बोला था वही हुआ कि भाई सबकी अरेस्ट हो जाएगी और फिर कुछ बचेगा नहीं। अरुणा असफ अली ने क्या किया, प्रिसाइड किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, और इन्होंने ही ग्वालिका टैंक में फिर झंडा फहराने का काम किया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। जो ग्वालिका टैंक बॉम्बे में है, जहाँ पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया था, वहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग का काम किया था अरुणा असफ अली ने। उषा मेहता ने एक अंडरग्राउंड रेडियो चलाया इस टाइम पे, ठीक है। उषा मेहता ने एक अंडरग्राउंड रेडियो चलाया यहाँ पे, जहाँ पर लोगों से अपील करी क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चली। क्या क्या अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि एक तो उषा मेहता वाला मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड रेडियो उन्होंने सेटअप किया बॉम्बे में। पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है जो समय गवर्नमेंट चल रही थी उसके पैरेलली ही बलिया में चिट्टू पांडे ने अपनी एक काइंड ऑफ सरकार बनाई, तामलुक में जातीय सरकार बनी और सतारा में प्रति सरकार बनी। तामलुक यानी वेस्ट बंगाल, बलिया मतलब उत्तर प्रदेश, सतारा मतलब आपका जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वो, ठीक है। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करती है मुस्लिम लीग, क्योंकि उसको ये था कि अगर ये लोग भारत छोड़ देंगे ब्रिटिशर, तो फिर अगर कांग्रेस आ गई मेजॉरिटी में तो फिर हो चुका, पाकिस्तान मिल चुका। क्योंकि ये चीज़ जिन्ना को पहले ही समझ में आ गई थी, ठीक है। ये चीज़ जिन्ना को पहले ही समझ में आ गई थी। 1928 में याद करो जब मैंने बताया था कि कांग्रेस जो है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट साइन हुआ था लखनऊ में 1916 में, लखनऊ पैक्ट याद करो, जहाँ पर इन लोगों ने बोला था कि जॉइंट डिमांड है हमारी। तो यार जिन्ना ने बोला यार तुम लोग तो यार मुकर गए अपनी बात से। तो उस दिन मतलब काइंड ऑफ जिन्ना को रियलाइज़ हो गया कि ऐसे बात नहीं बनने वाली है और मुस्लिम्स को कांग्रेस कुछ नहीं देने वाली है अगर पावर में आ गई तो इसलिए उसने फिर वहीं से वो प्रो पाकिस्तान आप बोल सकते हो टाइप बन गया। नहीं तो उसने पहले इनिशियली पाकिस्तान के बनने को अपोज किया था। तो अब होता यह है कि 1942 में ये सारा कुछ तो चल ही रहा था, सबकी अरेस्ट तो हो ही चुकी थी। 1944 के टाइम पे, ठीक है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक मध्यस्थता करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने अपना एक फॉर्मूला दिया था जिसको CR फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम CR फॉर्मूला या फिर राजा जी फॉर्मूला बोलते हैं।
राजाजी फॉर्मूला 1944 में फेल हो जाता है। कुछ नहीं पढ़ना इसमें, बस इतना कि सी आर फॉर्मूला किसने दिया था, कब कब आया था। अब है क्या ना, जब मैं ऑप्शन में, यही एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा अभी लग रहा होगा ठीक है सी आर फॉर्मूला कितना आसान है, देखो यार सी राजगोपालाचारी, वहाँ पे ऑप्शन में दे दूंगा ना सी आर फॉर्मूला किसने दिया था, और ऑप्शन ए दे दूंगा चितरंजन दास, मेजॉरिटी चितरंजन दास मार करके आएंगे, या फिर सी राजगोपालाचारी देखेंगे तो कन्फ्यूजन में आ जाएगा यार चितरंजन दास ही हैं ये या फिर सी राजगोपालाचारी, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा कि सी राजगोपालाचारी ने सी आर फॉर्मूला दिया था 1944 में, 1944 में। देसाई लियाकत पैक्ट ये आता है 1945 में, 1945 में। ये क्या था देसाई लियाकत पैक्ट, तो भूला भाई देसाई थे कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से थे लियाकत अली खान, जो ये पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो भूला भाई देसाई और ये इन लोगों ने, लियाकत ने क्या किया, अगेन मध्यस्थता करने की कोशिश की, अगेन फेल्ड। देन अब वेवेल भेजा जाता है, वेवेल प्लान लेके। 1945 आते आते वर्ल्ड वॉर 2 समाप्ति की ओर था और ये पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि अब यहाँ पर जीत हो गई है एलाइड पावर की, ब्रिटिशर्स की। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हिटलर है उसने सुसाइड कर लिया था, और जब हिटलर ने सुसाइड किया वहीं से श्योर हो गया था कि अब क्यों हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, मैंने आपको बताया, क्योंकि यूएसएसआर वहाँ तक पहुँच चुका था। ठीक है, तो हिटलर ने यहाँ पर कमिट किया सुसाइड 1945 में अप्रैल के टाइम पे। जापान अभी भी सुधर नहीं रहा था, जापान भी इंपेरियलिस्ट टाइप ही था पूरा। ठीक है, आज आपको काफ़ी सीधा साधा लगता होगा जापान, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, ब्रिटेन से भी गंदा इंपेरियलिज्म उसका था। ठीक है, तो वो भी कांग्रेस वाले चाहते थे कि यहाँ पर अगर बोस इनको लेके आ गया जापानीज़ को, तो वो ब्रिटेन से गंदा इंपेरियलिज्म तो जापानीज़ का है। ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंस है सच हमें कोई नहीं देने वाले, वो भी हमें रूल ही करने लगेंगे। तो जापानीज़ में आपको पता है कि भाई अगस्त के टाइम पे जापान में 1945 में क्या करी गई, बॉम्बिंग करी गई, और वो बॉम्बिंग आपको सभी को पता होंगी, और वो बॉम्बिंग है हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग। पता है ना सभी को, हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग। तो ये जो हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग है, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों सिटीज़ हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, तो ये दोनों सिटीज़ हैं। यहाँ पर 6 अगस्त को हुआ था और यहाँ पे 9 अगस्त को बॉम्बिंग हुआ था। तो इसको लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, ये जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। ठीक है, यूरेनियम टाइप बॉम्ब था ये। ठीक है, तो इसको लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बॉम्बिंग की, जैसे ही बॉम्बिंग हुई उसके बाद पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, आई थिंक 4 या 5 सितंबर को पूरी तरह से जापान की तरफ से सरेंडर हो जाता है यहाँ पे। और जब सरेंडर हो जाता है तो पूरी तरह से जब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, तो जो विंस्टन चर्चिल है, वही जो सेम प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का, वो भेजता है वेवेल को, जो इसकी कैबिनेट का मेंबर था, कि जाओ बेटा वेवेल, इनको इंडियंस हम खुश हुए, ठीक है, और इनको ज़रा कुछ दे के आओ, इनको इनके बीच में समझौता करके आओ। और प्लस विंस्टन चर्चिल ने वहाँ पर वो ये क्या बोलते हैं, चुनाव अनाउंस कर दिए थे। उसको ये था कि भाई देखा वर्ल्ड वॉर 2 जिता दिया, अब तो आराम से जीतेंगे भाई, विंस्टन चर्चिल का था। उसने सोचा चलो एक और फैक्टर यहाँ पर चलते हैं कि भाई ये भी दिखा देंगे, चुनाव में मुद्दा दिखा देंगे, देखो इंडिया में हमने पीस लिया है, शांति लिया है, पीस रेजोल्यूशन लिया है। तो उसके लिए वेवेल को भेजा। जब वेवेल यहाँ पे आए, सभी लोगों को शिमला में बुलाया गया, जितने भी चाहे मुस्लिम लीग वाले हों, जैसे आप ये देख सकते हैं जिन्ना है ना, पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, ये हैं हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। ये कौन है ज़रा बताएंगे? ठीक है, और तो ये सारे लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बुलाए गए। और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से सभी लोगों को बुलाया गया, ठीक है, शिमला में, इनके बीच में अगेन समझौता नहीं हो पाया। मुस्लिम लीग को वही सेम चाहिए था, पाकिस्तान चाहिए था, और कांग्रेस को चाहिए था एक अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, जहाँ पर ये प्रिंसली स्टेट को, क्योंकि ये लोग बार बार बोल रहे थे ब्रिटिशर कि भाई प्रिंसली स्टेट फ्री होंगे इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए, इस तरह से, तो और वो नहीं चाहते थे ये जो क्या बोलते हैं कांग्रेस वाले, कि भाई इस तरह से प्रिंसली स्टेट को एक अलग से ये रहे कि भाई वो किसी को भी ज्वाइन करें। तो ये भी फेल हो जाते हैं। अब जब ये डिस्कशन चल रहे थे तो उस समय वहाँ पे चुनाव भी चल रहे थे, और चुनाव फाइनल हो चुके थे ब्रिटेन में, और चर्चिल हार गया। जी हाँ, विंस्टन चर्चिल हार गया, काफ़ी बुरी तरीके से हारा। वेवेल बोला नहीं, अब तुम लोग अपनी ऐसी तैसी कराओ, मैं तो चला, क्योंकि वहाँ पर जिस काम के लिए भेजा गया था कि भाई वो चीज़ होगी, वो हुआ नहीं। तो वेवेल फाइनली वापस चला जाता है 1945 में। ये वेवेल प्लान भी फेल हो जाता है। तो सी आर फॉर्मूला 1944, देसाई लियाकत पैक्ट 1945, वेवेल प्लान 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस के साथ ये फेल हो जाता है।
ठीक है, अब इसके आगे क्या हुआ वो हम देखेंगे, लेकिन पहले बोस जी के बारे में देख लेते हैं कि बोस जी को गांधी जी ने बोला था पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। किसने बोला था पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स? ये बोस जी ने बोला था, सॉरी गांधी जी ने बोला था बोस को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बोस जी की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मिले भी थे हिटलर से 1942 में, ऑरलैंडो मज़ोटा का नाम रख के, ऐसे सुभाष चंद्र बोस नाम रख के नहीं मिले थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बता दूं कि ही वॉज मतलब वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स। जो इंडियन सिविल सर्विसेज होता था ना उस टाइम पे, उसमें इनका रैंक 4 आया था। और ये ऑल इंडिया रैंक 4 नहीं, ऑल वर्ल्ड रैंक आप 4 बोल सकते हो, क्योंकि उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज वर ओपन टू इंडियंस ऑल्सो, ब्रिटिशर्स ऑल्सो, या फिर ब्रिटिश की कोई कॉलोनी है उसके लिए भी। अगर आप इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठना चाहते हो तो आप बैठ सकते हो, सबके लिए ओपन थे। उसमें इनका 4th रैंक आया था, और ये उसको रिज़ाइन करने के बाद वापस आ गए थे 1934 में। 1934 में ही रिटर्न टू इंडिया बाई क्विटिंग, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि वे ब्रिटिश मोनार्च की शपथ तो नहीं लेंगे। बाई क्विटिंग दी क्या इंडियन सिविल सर्विसेज को क्विट करने के बाद ये वापस आ चुके थे। और फिर इन्होंने एक तरह से क्यों साइड लिया जर्मनी का या फिर जापान का? क्योंकि इनको भी इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहिए था। और गांधी जी ने भी बोला ब्रिटिशर्स से कि देख लो यार, तुम सुधर जाओ तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बोस जी आर्मी लेके आ जाएंगे फालतू में। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो फॉर ऑब्वियस रीजंस बोस जी हेल्प लेंगे ही नहीं जापानीज़ की, क्योंकि उनको भी इंडिया की फ्रीडम के लिए वो उनके पास जा रहे हैं, उनकी साइड ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो बोस वैसे भी अटैक नहीं करने वाले यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, या फिर कभी अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछ ले कि ये फ्री इंडिया लीजन या फिर टाइगर लीजन किसने पार्टी बनाई, तो ये वही है, आज़ाद हिंद फौज ही है। ठीक है, फ्री इंडिया लीजन, या फिर जिसको कि हम टाइगर लीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये वही आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं 1942 में, और ये एक तरह से इसको मर्ज कर देते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के साथ। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। इस इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया जाता है सिंगापुर में बाई मोहन सिंह। बाद में ये जो है मोहन सिंह के बाद रास बिहारी बोस, अब देखो रास बिहारी घोष याद है? रास बिहारी घोष वो थे 1907 में जो सूरत में सेशन हुआ था कांग्रेस का, जहाँ सूरत स्प्लिट हुआ था, उसको प्रिसाइड किया था। ये रास बिहारी बोस वो थे घोष। ये रास बिहारी बोस गदर पार्टी में भी इन्वॉल्व थे, अगर आपको याद हो। इन्होंने 1942 में बनाया यहाँ पर क्या 1942 के टाइम पे इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया। बाद में इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस जी को इसकी लीडरशिप दे दी, जहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज या फिर फ्री इंडिया लीजन या फिर जो टाइगर लीजन है, जिसको कि इन्होंने बनाया था 1940s के टाइम पे ही, तो उसको इन्होंने मर्ज कर दिया इसके साथ। ठीक है, और मर्ज करने के बाद इन्होंने इसमें एक विमेन रेजिमेंट भी खड़ी करी, उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है, तो ये एक विमेन रेजिमेंट था उसके अंदर। 15 अगस्त तक जैसे मैंने बताया जापान सरेंडर कर चुका था 1945 में, लेकिन और बोस जी की जो है यहाँ पर डेथ हो जाती है 18 अगस्त को। कैसे डेथ होती है? प्लेन क्रैश से। ठीक है, ताइवान में प्लेन क्रैश हो जाता है और वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगेन काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है, गुमनामी बाबा है ना, और ये सुभाष चंद्र बोस को नेहरू ने मरवाया था, ये सब काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है, जो मैंने आपको कल बताया था। क्योंकि इसलिए चलती है क्योंकि वो मज़ा आता है लोगों को सुनने में। ऐसा कुछ कोई वो नहीं है कि गुमनामी बाबा और ये, क्योंकि उसके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के एशेज़ अभी भी जापान में रखे हुए हैं। ठीक है, तो सब कंट्रोवर्सीज़ हैं कि नेहरू ने मरवाया और बोस जी जो है गुमनामी बाबा के तौर पे अभी भी जिंदा हैं, ये सब ठीक है सिर्फ थ्योरीज़ हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी थ्योरी। बाकी आप कोई एग्ज़ाम निकालना है तो जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो आप पढ़िए बस, है ना। फर्स्ट पर्सन टू गिव फादर ऑफ नेशन, तो फादर ऑफ नेशन का जो टाइटल है वो दिया था गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने ही। ठीक है, कब दिया था? 1944 में, जब एक्चुअल में बोस जी को भी रियलाइज़ हो गया था कि अब यहाँ पे हार चुका है जापान, और कहीं ना कहीं अब जापान निकलने वाला है, सॉरी ब्रिटेन निकलने वाला है। पहले ब्रिटेन जीत गया लेकिन अब वो निकलने वाला है, और कहीं ना कहीं गांधी एक सेंट्रल लीडर है। बोस जी को आज हम इतना जानते हैं, लेकिन तब उस समय क्योंकि ठीक है उतना पॉपुलैरिटी नहीं था मासेस के बीच में। ठीक है, तो वो उन्हें पता था कि भाई जो गांधी जी हैं उन्हीं की टॉप लीडरशिप यहाँ पे रहेगी, और इसी के चलते जो है उन्होंने फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया
कहाँ से? सिंगापुर जो रेडियो है ना, वहाँ से इन्होंने फादर ऑफ नेशन कह के संबोधित किया बोस जी ने। किसको? गांधी जी को। और गांधी जी ने बोस जी को क्या बोला था? पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। इनके कुछ फेमस स्लोगन्स हैं बोस जी के। एक तो दिल्ली चलो, ठीक है। दिल्ली चलो कब इन्होंने शुरू किया था? जब जापान में थे कि भाई अब दिल्ली पे हमें चढ़ाई करनी है। गिव में ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, और जय हिंद, ठीक है। आईएनए हो, ठीक है, या फिर जो जापानीज़ का सपोर्ट लिया बोस जी ने, वो एक्चुअल में इस तरह से लिया, आईएनए में कोई और नहीं बल्कि प्रिजनर ऑफ वॉर थे। प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब ये है कि ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी, उसमें मेनली इंडियंस थे, तो उनको इंडियंस भी थे और ऑब्वियस बात है वो भी फॉरेन मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे, लेकिन मेनली इंडियंस थे अभी तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स की डिमांड आ रही थी। और तभी तो ब्रिटिशर्स सपोर्ट चाहते थे इंडिया का, क्योंकि मास है इंडिया में और वो हमें सोल्जर के तौर पर रिक्रूट तभी होंगे अच्छे से जब इंडियंस का सपोर्ट रहेगा। तो जापान, जैसे फॉर एग्जांपल जापान क्या करता था, इनको कब्जे में ले लेता था, ठीक है। तो सबको कब्जे में ले लिया है, तो भाई मोहन सिंह ने बात बोली जापानीज़ को कि भाई देखो यार, जो इंडियंस को अपने कब्जे में ले रखा है वो तो हम खुद चाहते हैं कि यहाँ से जाए ब्रिटेन, हम तो मजबूरी में लड़ रहे हैं, तो आप वो प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब निकाल के दो, हम एक आर्मी तैयार करेंगे और उस आर्मी को हम यूज़ करके इंडिया पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी इंडिया से ब्रिटिशर्स को हटाना है। तो इसलिए जापानीज़ ने इनको दिया। बाद में रास बिहारी बोस को भी सपोर्ट दिया ब्रिटिशर्स ने, और यहाँ तक कि रास बिहारी बोस को मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड, जो इनका वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, वो भी दे के रखा था जापान ने। किसको? रास बिहारी बोस को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये स्लोगन्स ध्यान रखने हैं आपको। अब यही आईएनए ट्रायल्स भी होते हैं। आईएनए ट्रायल क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी के, क्योंकि अब वो आईएनए के सोल्जर जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब लड़ने लगे थे। क्यों लड़ने लगे थे? आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो मोहन सिंह ने छुड़वाए थे और इनका यूज़ करके इंडिया पर अटैक करवा रहे थे ब्रिटिशर के खिलाफ। अब क्योंकि ब्रिटेन जीत गया है, अलाइड पावर जीत गया, एक्सिस पावर हार गया है, जापान हार गया है, तो अब इनको क्या लिया गया कि अब आ जाओ। ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब तुम आ जाओ, अब हम तुम्हारे खिलाफ ट्रायल चलाएंगे, और पब्लिक ट्रायल का अनाउंसमेंट किया गया। रेड फोर्ट में ट्रायल चलाया गया। पहला जो ट्रायल चला वो इन 3 सोल्जर्स के खिलाफ चला। प्रेम कुमार हिंदू, ठीक है, प्रेम कुमार सहगल हिंदू, शहनवाज खान मुस्लिम और गुरबख्श सिंह ढिल्लन सिख। सारे इंडिया की पॉपुलेशन यूनाइट हो गई, क्योंकि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है। और यूनाइट होने की वजह से हुआ ये कि ये जो आईएनए ट्रायल्स हुए, और इसमें जो बड़े बड़े, आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे इंडिया के जो लॉयर्स थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, ठीक है, भूला भाई देसाई हों, तेज बहादुर सप्रू हों, कैलाश नाथ काटजू हों, उन सब ने इनका सपोर्ट किया, ठीक है। इनके सपोर्ट में निकल के आए, या फिर इनके तरफ से लड़े। कौन? जो हमारी अभी मैंने आपको नाम लिए, हाँ, जवाहरलाल नेहरू हों, भूला भाई देसाई हों, अरुणा असफ अली हों, कैलाश नाथ काटजू, इन सब लोग सपोर्ट में लेके मतलब निकल के आए इन आईएनए के जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनके सपोर्ट में। तो इसके चलते ब्रिटिशर्स ने इसको सस्पेंड कर दिया, रिलीज़ कर दिया सभी आईएनए के जो सस्पेक्ट्स थे उन सभी को। उसी टाइम पे ही रॉयल जो इंडियन नेवी थी, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी थी, और वो रॉयल इंडियन नेवी की एक रेटिंग थी। रेटिंग का मतलब वो मत समझना जो ये 1 स्टार 2 स्टार आप देते हो। रेटिंग का मतलब एक शिप, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे इंडियन नेवल शिप है, तो वैसे एक रेटिंग थी जिसका नाम था HMS तलवार। इसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, शिप में जो जहाज था उसमें ब्रिटेन के झंडे हटा के, ठीक है, सब झंडे वंडे हटा के और क्विट इंडिया और ये सब लिख दिया, यानी एक तरह से प्रोटेस्ट कर दिया। क्यों प्रोटेस्ट कर दिया? उसका भी रीज़न है। क्योंकि हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिशर्स ने बहुत लार्ज अमाउंट में नेवी के लिए, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी के लिए सोल्जर्स रिक्रूट किए। इंडियंस थे, उनको बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट दिया जाता था, बहुत गंदा ट्रीटमेंट उनको मतलब एक तरह से नीचे दिखाया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स के सामने। बहुत लिविंग कंडीशंस ख़राब थी। तो इस चीज़ का ये प्रोटेस्ट था जिसको हम RIN म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, जो 1946 के टाइम पे होती है, 1946 में। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो 1945 में हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि वेवेल प्लान आया था, फेल हो गया था। तो फाइनली अब एक प्लान आता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ये भेजता है क्लीमेंट एटली, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सभी को कोई डाउट तो नहीं है?
सर आपका इंटरकास्ट क्या भी इंटरकास्ट मैरिज पे क्या विचार है? जो पूछ रहे हैं उतना बताओ, कोई डाउट हो? समराइज करेंगे तेजस, बस इसको ख़त्म करने दो। ऐप में लेक्चर 21 तक ही शो कर रहा है भाई, जितने हुए उतने ही शो करेगा। जलेबी खिलाना सर आज़ादी के बाद बिल्कुल जलेबी खिलाएंगे, चिंता मत करो। हिंदू महासभा ने वैशाली इसलिए अपोज किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्योंकि उनका ये था कि भाई एक तरह से यहाँ से अगर ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाएंगे तो अखंड भारत का उनका सपना था हिंदू महासभा का, वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा। सुभाष चंद्र बोस गए ही क्यों थे उधर? क्योंकि मैंने को बताया, क्योंकि भाई उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी इंडिया की ना, इसलिए तो उन्होंने सपोर्ट लिया था कि उनका सपोर्ट लेंगे, जब एंटी ब्रिटिशर हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, उनका सपोर्ट लेके और इंडिया से ब्रिटिशर्स को हटाएंगे। पाकिस्तान जो वर्ड है ये रहमत अली ने दिया था, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पे लिख दूँ। जो पाकिस्तान टर्म है ये रहमत अली ने दिया था। चलो तो अभी शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। अब क्लीमेंट एटली बन चुका था नया प्राइम मिनिस्टर, तो उसने अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी थी, ठीक है। वैसे तो बाद में साफ करी थी मंशा कि भाई उसको इंडिया से जल्दी ब्रिटेन को यहाँ पर हटना है। तो उसने एक 3 मेंबर्ड कमीशन भेजा, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। वो ये क्रिप्स मिशन वाला ही ये क्रिप्स है, स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इसका चेयरमैन था, ये हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं पहले ही। ये कैबिनेट मिशन, इसको मिशन को हम कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों ही उस टाइम के ब्रिटेन कैबिनेट के मेंबर थे। था क्या कि कैबिनेट मिशन प्लान के पहले प्रोविजन समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया था। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया था इनिशियली। पाकिस्तान, जबकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं था कि पाकिस्तान जैसा एक सेपरेट नेशन होने वाला है, फिर भी जिन्ना ने खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें था रीजनल ग्रुपिंग का एक प्रोविजन कि पूरे इंडिया को, जो ब्रिटिश इंडिया है, भारत है, उसको 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। ग्रुप ए ये है आपका, ठीक है। ग्रुप ए जो आपको यहां पे दिख रहा है, आई थिंक इसमें, चलो आप यहां पे देखो, ग्रुप ए आपको यहां पे दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, राइट। ये भी आपका अगर हम देखें, ये ग्रुप बी, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, जिसमें बंगाल, असम आ रहा है, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। और बाकी जो ग्रुप सी है उसमें जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया जो आपको रेड से दिख रहे हैं, ये होंगे ग्रुप सी में। जिन्ना को यहीं पे ही उसकी आंख में एकदम, है ना, वो दिल चमका कि भाई ये तो जितना पाकिस्तान हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा मिल जाएगा। कैसे? कि भाई ये ग्रुप्स बनाएंगे, ये हम ग्रुप्स बनाएंगे, और ये जो प्रोविंस आएंगे उस ग्रुप में, वो प्रोविंस अपना खुद का अलग अलग संविधान बनाएंगे, और ये ग्रुप मिल के अपना एक अलग से संविधान बनाएंगे, और फिर एक कॉमन संविधान होगा एक पूरे सेंटर का। तो उसको लगा जिन्ना को कि सही है। और ये भी इसमें प्रोविजन था कि 5 से 10 साल, मतलब 10 साल बाद ग्रुपिंग चेंज भी हो सकती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल सिंधु को लगा हमें उस वाले ग्रुप में जाना है, तो वो अपने मर्जी से कर सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो एक सपना था वो जिन्ना को इसमें दिख रहा था, एक तो इधर पे और एक इधर पे, और बाद में यहीं पे निकल के भी आया। ये बाद में वेस्ट पाकिस्तान बनता है, ईस्ट पाकिस्तान बनता है, जो बाद में चल के 1971 में बांग्लादेश का जन्म लेता है ना। जो बांग्लादेश आप आज देखते हो, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन वो जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ओनली, ईस्ट पाकिस्तान।
लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट आती है गांधी जी की, एक फेमस या फिर काफ़ी फेमस है ये पिक्चर। ये कौन है? ये पैथिक लॉरेंस है, जो कैबिनेट मिशन प्लान का चेयरमैन था। यही गांधी जी की जो पिक्चर है, आप जो नोट देखते हो ना, वो गांधी जी की यहीं से पिक्चर ली गई है। तो नेहरू जी ने एक डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, बाद में इनका स्टेटमेंट आता है जब मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी नहीं है, यानी बंगाल असम ये सब चाहें तो ग्रुपिंग का पार्ट नहीं बन सकते हैं, ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, चुनाव होंगे, चुनाव के बाद वो डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा क्या होता है, और ये ग्रुपिंग बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। जिन्ना भड़क गया इस बात पे, ठीक है, जिन्ना को लगा अब ये जो है बात हाथ से निकल रही है, अगर ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं, और कैबिनेट मिशन प्लान भी इस बात पे एग्री कर गया कि हाँ ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, तो जिन्ना को लगा कि अब तो पाकिस्तान फिर मिल नहीं पाएगा अगर ये सब ऐसा रहेगा, तो कि ग्रुपिंग कंपलसरी निकल को पूरा बंगाल चला जाएगा, ठीक है, पंजाब चला जाएगा, तो कहाँ से हम पाकिस्तान निकालेंगे। तो इसने अनाउंस कर दिया सभी को, ठीक है, कि भाई जो शुक्रवार होगा ना 16 अगस्त को, जो जुम्मे की नमाज होगी, उसके बाद मार काट एकदम मचा दो कायदे से, ठीक है, बुला के लाओ इन जो मतलब थोड़े से अराजक तत्व हों, भर भर के लाओ इनको ट्रक में, और मारो काटो हिंदुओं को, इतना मारो काटो कि पाकिस्तान मिल जाए, या तो हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे या पाकिस्तान लेके रहेंगे। तो ये था नारा किसका? जिन्ना का। और पता है आपको, जिन्ना इसलिए भी थोड़ा तेज़ी में था क्योंकि जिन्ना ये बात पता नहीं थी किसी को, ना तो नेहरू को, ना तो गांधी को, ना तो पटेल को, क्या कि जिन्ना को कैंसर हो रखा था और 4th स्टेज ऑफ कैंसर में चल रहा था वो बंदा, और वो बात उसने किसी को बताई नहीं थी। उसका कारण था क्योंकि उसको पता था कि अगर वो मर गया तो पाकिस्तान कभी निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए उसने 16 अगस्त 1946 को अनाउंस कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको कि हम वही बोलते हैं मारकाट, कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जानते हैं। कैलकाटा किलिंग्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वैसे तो ऑल इंडिया में बोल दिया था कि मारकाट मचाओ, मुस्लिम्स को इसने अपील किया, लेकिन मेनली कैलकाटा में हुआ था। देख सकते हो किस तरह से लाशें पड़ी हुई हैं, मतलब आप ये मान लो कि शुरू के 3 दिन में लगभग, ठीक है, 8-10 हज़ार लोगों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, जिसमें कि मोस्टली हिंदूज थे, मतलब कायदे से मार काट की गई, और मोस्टली बच्चों और वुमेन्स को टारगेट किया गया, और मतलब ऐसे ऐसा मारा काटा गया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि वुमेन्स की ब्रेस्ट काट देना, वूम काट देना, मतलब अब सोच नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब, और जिन्ना ने क्यों किया? क्योंकि उसको पाकिस्तान चाहिए था, और उसको जल्दी चाहिए था। क्यों जल्दी चाहिए था ना बताया। और ये चीज़ अगर नेहरू पटेल इन लोगों को पता चल जाती है अगर कि ये बंदा 4th स्टेज कैंसर में है, तो ये चाहे कुछ भी करवा लेता, वो करते ही नहीं, इसके पाकिस्तान की डिमांड मानते ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा किलिंग्स हो गई, इसलिए उनको मानना पड़ा कि ठीक है हम मानते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर अखंड भारत का ये रोना लेके बैठे रहे तो ये बंदा बहुत ज़्यादा मारकाट करवा देगा और दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसके चलते पाकिस्तान को क्रिएट करना पड़ा। अगर इन लोगों को ये पता होता कि भाई ये तो जाने वाला है तुरंत जिन्ना, तो वो कभी इस चीज़ को करते ही नहीं क्रिएट, क्योंकि उन्हें पता था कि जाने वाला है, तो फिर क्या ही इस कोई और तो कोई लीडर है नहीं इतना जिसको इतना पाकिस्तान की चुल मची हो, भूत सवार हो किसी को, ठीक है। तो जून 1947 में एक माउंट बैटन प्लान आता है। बाकी तो कैबिनेट मिशन प्लान हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि उसी के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा बनी थी, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश प्रोविंसेस से इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के लोग चुन के भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रिंसली स्टेट से लोग नॉमिनेट होकर आएंगे, तो यानी इनडायरेक्टली मतलब पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तो एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। उस इंतरिम गवर्नमेंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उस इंतरिम गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट था कौन? माउंट बैटन। वाइस प्रेसिडेंट थे नेहरू, और उसमें मुस्लिम लीग भी थी इनिशियली। लियाकत अली खान पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, वो फाइनेंस मिनिस्टर था हमारे देश का, हम बोल सकते हैं एक तरह से पहला। वैसे तो हम जॉन मथाई को बोलते हैं, लेकिन सबसे पहला तो वही था, लियाकत अली खान। तो उसने क्या किया था? फाइनेंसेस को रोक दिया था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर था तो फाइनेंसेस को रोक दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर रहा था। तो इसके चलते यहाँ पर क्या होते हैं, कांग्रेस को करना पड़ता है ये क्रिएट, ठीक है, ये कांग्रेस को क्रिएट करना पड़ता है। और फाइनली जाके, और इसी वजह से गांधी जी, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी वॉज हेयर, गांधी जी नोआखली में थे। इतनी भयंकर किलिंग हुई तो गांधी जी को काफ़ी आहत हुआ इस चीज़ से। जून 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। 20 फरवरी को पहले ही 1947 को क्लीमेंट एटली उस टाइम का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का अनाउंस कर चुका था कि 3 जून 1948 से पहले पहले हम भारत छोड़ देंगे।
लेकिन उसने और पहले ही कर दिया। ठीक है, जून 1947 को, ठीक है, यहाँ पर भेजा जाता है माउंट बैटन प्लान को, जिसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोलते हैं, ये इसको पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं, जिसमें कि ये प्लान था कि ये पूरा कंट्री दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। जितने भी राज्य रजवाड़े, जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, इनके पास ये एक आज़ादी रहेगी कि या तो इंडिया को ज्वाइन करें या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या इंडिपेंडेंट रहना है तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसली स्टेट टोटल थे 563, 563 उस टाइम पे थे। मैंने आपको बताया भी था 560 तो इंडिया में मिल गए थे, 3 को दिक्कत हो रही थी। कौन थे ये? एक तो JNK था, हैदराबाद था और जूनागढ़ था। ठीक है, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर ने तो बाद में जब ये आज़ाद हो गया, जम्मू कश्मीर बोला इंडिपेंडेंट रहेंगे, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी अटैक कर दिया कश्मीर पे। महाराजा हरी सिंह थे उस टाइम पे, हेल्प के लिए आए जल्दी से कि हेल्प कर दो हमारी। पटेल जी थे, पटेल जी ने बोला ऐसे तो हेल्प नहीं कर पाएंगे, कुछ लिखित में दो। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो साइन कर दिया महाराजा हरी सिंह ने कि हम ये पूरा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वो भारत को देते हैं, वो भारत का हिस्सा है पूरी तरीके से। लेकिन तब तक जो आज POK वाला क्षेत्र आप देखते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जा चुका था पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ में। हैदराबाद में आपका पता है आपको, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, पुलिस एक्शन के थ्रू इसको हाथ में लिया गया, पुलिस, ठीक है, पुलिस एक्शन लिया पटेल जी ने इसको अंदर लिया हैदराबाद को। और जूनागढ़ में यहाँ पर प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि वोटिंग कराई गई और लोगों ने बोला कि हमें इंडिया में रहना है, तो ये इस तरह से इंडिया में है। और फिर ये भी था कि भाई इंडिपेंडेंट आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप इंडिया की खुद आप अलग से बनाओ, मतलब इंडिया अलग से बनाएगा अपनी, पाकिस्तान अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, और जैसा आपको देखना है वैसा आप अपने हिसाब से करो, और जब तक नहीं बन रहा है तब तक आप एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकते हो। तो हमने एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट माउंट बैटन को ही गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही था, ठीक है, माउंट बैटन ही। और उसके बाद माउंट बैटन को हटा के C राजगोपालाचारी को बनाया गया, और ये पहले और आखिरी इंडियन थे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे बैठे थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को ही हटा दिया गया था, ठीक है, इंडिया के द्वारा। तो इसीलिए C राजगोपालाचारी को हम बोल सकते हैं कि ये पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो जिन्ना था, जिन्ना खुद ही, मोहम्मद अली जिन्ना, वो खुद ही क्या बन गया, इसका जो है पहला गवर्नर जनरल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद अली जिन्ना की जो आई थिंक जो डॉटर है, बेटी है, वो भी ब्रिटिश सिटीजनशिप उसने ले रखी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसका नाम डीना वाडिया है। ठीक है, आई थिंक ले क्या रखी, आई थिंक डेथ हो चुकी है उसकी भी, लेकिन शी वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये पूरा पाकिस्तान डिवाइड होता है, मतलब पाकिस्तान डिवाइड नहीं होता, पूरा इंडिया डिवाइड होता है, इंडिया और पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान। ये बांग्लादेश बाद में निकल के आता है 1971, 1971 में आपको पता है इंडो पाकिस्तान बैटल, मतलब वॉर होता है, और उस वॉर में आपको पता है एक शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला कॉन्फ्रेंस अभी पढ़े थे वेवल प्लान के बाद, तो एक शिमला एग्रीमेंट होता है, और ये जो शिमला एग्रीमेंट होता है 1971 में होता है, जहाँ पर ये होता है इंदिरा गांधी जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, और उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था, कहाँ का, पाकिस्तान का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन दोनों लोगों के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान हार चुका था इस बैटल पे, जहाँ पर बांग्लादेश को क्रिएट किया जाता है, जो बांग्लादेश आज हमें आंखें दिखा रहा, बोला शेख हसीना को हमें वापस दे दो, इंडिया उसको दे नहीं रहा शेख हसीना को वापस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमारा लेक्चर हो चुका है ख़त्म। तो जितने भी हमने चीज़ें करी हैं अभी तक आज के लेक्चर में, वो हम रिवाइज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का भी जो है अंत होता है। ऑलराइट, तो हम रिवाइज़ कर लें जल्दी से। यस, सभी लोग, ये बात अच्छी लगी मुझे, संगीता जी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स फॉर फ्रीडम फाइटर्स। बिल्कुल यार, मतलब ये चीज़ को आपको ऊपर हटना होगा, है ना। गांधी अच्छे थे बुरे थे, बोस जी अच्छे थे बुरे थे, नेहरू अच्छे थे बुरे थे। ठीक है, आप मतलब अगर आप सोचेंगे ना, अम्बेडकर हों चाहे गांधी जी हों चाहे, मतलब आप बस सोच ही सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि भाई अच्छे थे ये बुरे थे, क्योंकि सब इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, और सब एक से बढ़ के एक थे, चाहे वो अम्बेडकर जी हों। अब देखिए, नेहरू जी और अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी उतनी मैच नहीं करती थी, बिकॉज नेहरू जी कांग्रेस से थे, अम्बेडकर जी के खिलाफ थे कांग्रेस से के। लेकिन नेहरू जी ने अलाउ किया अम्बेडकर जी को, एक इंपॉर्टेंट कमिटी दी, ड्राफ्टिंग कमिटी,
ठीक है, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाओ, आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा देखो। क्योंकि नेहरू जी को भी पता था कि भाई मेजॉरिटी तो यहाँ पे डिप्रेस क्लासेस ही हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं अम्बेडकर जी, तो अगर उनको नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो भाई वो चीज़ आप छोड़ दो। आज ये पॉलिटिशियन, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे किसी की भी पार्टी के हों, ठीक है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। तो आप तभी अपना ओपिनियन बनाइए जब आप उनके बारे में जानते हो। जैसे अगर मैं पर्सनली भी अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, वैसे पर्सनल ओपिनियन कभी देता तो नहीं, तो मैं भी पहले जब नहीं हिस्ट्री वगैरह कुछ पता थी, बहुत पहले, जैसे आप बोल सकते हो छोटे में, तो गांधी, एंटी गांधी, क्योंकि वही सुनते थे, है ना, कि गांधी चाहते तो भारत एक होता, ये वो जो बातें होती हैं। फिर क्या बोलते हैं, है ना, कि नेहरू हो गया, फिर अंबेडकर जी की वजह से आज रिजर्वेशन है। जैसे कि अब जैसे मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ तो वो क्षत्रिय कम्युनिटी है ना, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वही दिमाग में भरा गया था कि भाई रिजर्वेशन तो गलत है, रिजर्वेशन तो अंबेडकर जी की वजह से है। लेकिन जब आप पढ़ते हो तब पता चलता है भाई कि अम्बेडकर, यू आर नो वेयर टू जज दैट ग्रेट मैन अम्बेडकर, ठीक है, आप किसी हालत में है ही नहीं उस बंदे को जज करने के लिए। भाई वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड है वो अम्बेडकर, पढ़िए आप उनके बारे में कभी, ठीक है। और वो चीज़ तो आपको तब पता चलेगी ना, रिजर्वेशन, वो बात देखो, वो डिबेट अलग है, मैं ये नहीं बोलूँ रिजर्वेशन अच्छा है बुरा है, वो तो डिबेट अलग है अपने आप पे कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे शक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो दलित के साथ उस समय जो होता था, ठीक है, वो इट वॉज द रियलिटी, ठीक है, कि उनको सब सर्वेंट ऐसे रखा जाता था। तो दैट वॉज द डायर नीड ऑफ दैट टाइम, वो बहुत नीड थी उस टाइम की, ठीक है, जो अम्बेडकर जी ने किया, राइट। हाँ, तो पटेल जी को पीएम क्यों नहीं बनाया भैया, तुम लोग सुधरोगे नहीं, है ना, तुम छोड़ ही देते हैं ये बातें, तुम रिवाइज कर लो और बाकी जो तुमको ओपिनियन बनाना है वो तुम बनाओ, है ना भाई। मैं तो सबके साथ हूँ, चाहे वो गांधी हूँ, चाहे पटेल हूँ, चाहे बोस हूँ, चाहे नेहरू हूँ, चाहे अम्बेडकर हूँ, ठीक है, सबके लिए रिस्पेक्ट है। अब तुम जो ओपिनियन बनाना है वो बनाओ, ठीक है। तो रिवाइज स्टार्ट करें, रिवीजन, ठीक है। और ये जो लिख रहे हैं ना भैया मेरे, सरदार पटेल जी की डेथ हो गई थी 1950 में। पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? 1951-52 के टाइम पे। तो कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे सरदार पटेल? और सरदार पटेल और नेहरू बहुत घनिष्ठ मित्र थे। चलो खैर छोड़ो, तो स्टार्ट करते हैं जो आज का लेक्चर हम शुरू किए। तो 1932 में, ठीक है, आंखें बंद करेंगे सभी लोग, हम उसको रिवाइज करते हैं। तो 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड आता है, जिसमें कि क्या बोला जाता है, दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। गांधी जी यरवदा जेल पूना में मतलब एकदम फास्ट इनटू डेथ पे चले जाते हैं। तो उनको कन्विंस किया जाता है कि भाई आप फास्ट इनटू डेथ पे मत मतलब अम्बेडकर जी को कन्विंस किया जाता है कि भाई आप गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन कर लो। तो एक पैक्ट साइन होता है, ज्ञापन, एक समझौता एक साइन होता है, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट, जहाँ पर अम्बेडकर जी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे दलित के लिए, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैकडोनल्ड ने मान लिया, रैमसे मैकडोनल्ड, जो सन टाइम का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। इसके बाद क्या होता है, 1932 हमने देख लिया। इसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके प्रोविजंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी, वहाँ से डायरकी हटाया, प्रोविंसेस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर लेके आया, सेंटर में डायरकी लेके आया, वो सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। 1937 में इलेक्शंस होता है, कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है। बस अगर आप बंगाल छोड़ दें, पंजाब वाला छोड़ दें, NWFP वाला छोड़ दें, असम छोड़ दें, इन जगह छोड़ के हर जगह यहाँ पर कांग्रेस मेजोरिटी में आती है। 1938 में पहले, उससे पहले हमने पार्टी पढ़ी थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी। 1936 में कांग्रेस आपकी ऑल इंडिया किसान सभा बनती, सहजानंद सरस्वती बनाते हैं। 1937 में जो फैज़पुर में सेशन होता है कांग्रेस का, वो पहला सेशन था जो किसी गांव में हुआ, ठीक है, वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है फैज़पुर। 1938 में हरिपुरा में बोस प्रेसिडेंट बनते हैं। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। 1939 में त्रिपुरी में, जो मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश, वहाँ सेशन होता है। बोस जी फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, पट्टाभी सीतारामैया को हरा के, लेकिन उसके बाद कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं बोस जी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं 1939 में, द पार्टी विद इन द कांग्रेस। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है सितंबर 1939 में। उसके चलते कांग्रेस रिज़ाइन कर देती है मिनिस्ट्री से 1939 में, बिकॉज उसके बिना पूछे सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया का ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में। 1939 में ही दिसंबर के टाइम पे जिन्ना ने डे ऑफ डिक्लेरेंस डिक्लेयर कर दिया था। डे ऑफ डिक्लेरेंस कब? 22 दिसंबर 1939 को। 1949 में ऑगस्ट ऑफर आया लेट गो, उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था, ठीक है।
ये फेल हो गया। इसके फेल मतलब क्यों हुआ था? क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस दे रहा था, ठीक है। और इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया गया। पहले कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? नेहरू। याद दिलाना, विनोबा भावे के बारे में एक चीज़ मुझे आपको लिखवानी है। विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। 1940 में फेल हो जाता है, 1940 में फेल हो जाता है। देन क्या होता है? 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है बिकॉज ये भी डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहा था, और गांधी जी ने बोला इट इज़ लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। क्रिप्स मिशन को लॉन्च, सॉरी, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया जाता है। ग्वालिका टैंक बॉम्बे में, वहाँ पर रना सब वाली झंडा वगैरह भी फहराती हैं। पैरेलल यहाँ तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जहाँ पे गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, यानी करो या मरो। पहले दिन ही सबकी अरेस्ट हो जाती है, टॉप जो लीडर्स थे, इसलिए लीडरलेस मूवमेंट ये बन के रह जाता है। अरुणा असफ अली ग्वालिका टैंक में झंडा फहराती हैं। उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो चलाती हैं बॉम्बे से। और हमने देखा था कि पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप होती है, जैसे बलिया से चिट्टू पांडे वगैरह, ये सब अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक। अब होता यह है कि धीरे धीरे 1945 आ जाता है, और धीरे धीरे अब ये भी हो जाता है कि जो ये ब्रिटेन है वो जीत चुका है, ठीक है, जीतने की स्थिति में है। तो यहाँ पर वेवेल प्लान भी आता है, ठीक है, 1942 में। लेकिन इससे पहले 1944 में एक जो राजा जी फॉर्मूला है, सिराज गोपालाचारी के द्वारा दिया जाता है। देसाई लियाकत पैक्ट होता है 1945 में वेवेल प्लान आता है, और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, फेल हो जाता है। देन कैबिनेट मिशन प्लान आता है, 1945 में बनता है कैबिनेट मिशन प्लान। भारत कब आता है कैबिनेट मिशन प्लान, ये ध्यान रखना, 1946 में आता है, 1946 में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1946 में। और जब आता है 1946 में, तो 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस चेयरमैन था। इसमें यह था कि भाई पाकिस्तान की डिमांड नहीं मानी गई थी, लेकिन ग्रुपिंग का प्रोविजन था, जिसकी वजह से इनिशियली तो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में जब पता चला कि ग्रुपिंग तो यार कंपलसरी नहीं है, ये तो कंपलसरी नहीं है जैसे नेहरू बोल रहे थे, तो उसके बाद इसने रिजेक्ट कर दिया इसको। इंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से, इंतरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट है, वो तब तक के लिए रहेगी जब तक कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के लोग तैयार नहीं कर लेते। इंतरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स थे इनिशियली, जैसे लियाकत अली जो खान है, वो पहला फाइनेंस मिनिस्टर बनता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिन्ना के द्वारा मारकाट मचती है, मेनली कैलकाटा में, कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जानते हैं। नोआखली यहीं पे जगह पड़ती है, और यहीं पे गांधी जी, जब आज़ादी मिल रही थी भारत को, तब गांधी जी यहीं पे थे। तो 1946 तक ये साफ हो चुका था कि भाई यहाँ पर इंडिया को डिवाइड करना पड़ेगा। कांग्रेस भी एग्री कर गई थी इतनी किलिंग्स को देख के। तो 1947 में, 1947 में एक माउंट बैटन प्लान आता है जून 1947 में, और इसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस प्लान के नाम से भी जानते हैं। माउंट बैटन प्लान से इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया जाता है। बोस जी की हमने चर्चा करी थी कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, जिसको हम फ्री इंडिया लीजन या टाइगर लीजन के नाम से जानते हैं। मर्ज किया आईएनए के साथ, उसमें एक विमेन रेजिमेंट बनाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। हिटलर से मिले थे ऑरलैंडो मज्जोटा का नाम धारण करके। आईएनए को बनाने का काम मोहन सिंह ने किया था इनिशियली, बाद में रास बिहारी बोस ने इसकी प्रेसिडेंटशिप ली, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस होता है, पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं हम। और इनकी डेथ हुई थी 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में, क्लियर है। और आईएनए ट्रायल 1945 में, और जो RIN म्यूटनी है, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी, वो फरवरी 1946 में हुई थी, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपसे पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। टाइम कितना हो गया? क्वेश्चन यार पूरे हो नहीं पाएंगे। क्वेश्चन बैच में किए जाए, क्यों? क्वेश्चन बैच, और भाई आंखें खोल सकता है ना। क्वेश्चन इंग्लिश में किया जाए। चलो भाई, सर गोडसे ने क्यों मारा? गोडसे ने क्यों मारा? टीबी नहीं था यार, कैंसर था। अब फिज़िक्स होगा सर, हाँ फिज़िक्स होगा। अब इसके मतलब कल तो यार वो होगा भक्ति सूफी मूवमेंट वाला चैप्टर, वो इसको भी ख़त्म कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद फिज़िक्स ही होगा अगला सब्जेक्ट। सर क्वेश्चन बैच में प्लीज़, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, बैच में ही कर लेंगे, आप इसको रिवाइज़ करना, ठीक है, बैच में करते हैं। और गोडसे ने इसलिए मारा था क्योंकि यार गोडसे का ये मानना था कि गांधी जी ने हिंदुओं के साथ छल कपट किया है। कैसे? क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस करते रहते थे, मुस्लिम ने तो वायलेंस कर दिया,
यानी कि गांधी जी सिर्फ हिंदूज़ को अपील करते थे, तो उन्होंने अपने धर्म के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया है और अपने धर्म की मार काट करवाई है। इसलिए उन्होंने, उनका ये मानना था, गोडसे का ये मानना था कि वॉलेंट एग्रेशन का जो जवाब है वो वॉलेंट से ही देना चाहिए, नॉन वायलेंस से नहीं। तो इसलिए जो है गोडसे ने हत्या करी थी गांधी जी की। ठीक है, 30 जनवरी को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टायर डे। और गोडसे का ये कहना था कि मेरी एशेस को तब तक संभाल के रखा जाए जब तक इंडिया फिर से यूनाइट नहीं हो जाता। जब इंडिया यूनाइट हो जाए तब मेरी अस्थियों को इंडस नदी, सिंधु नदी में बहाया जाए। कल के क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिले? अच्छा, मैं चलो देखता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए भाई। तो सर, तो गोडसे सही था भाई? तुम अपना डिसीजन बनाओ ना, गोडसे सही था कि बुरा था। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तो बता दिया तुम्हें सब कुछ जो था। क्यों? आजकल यही दिक्कत होती है, हम दूसरे को ओपिनियन लेना चाहते हैं, है ना। सर 3 दिन रिवीजन करा दीजिए सतीश। ओके। यश गौतम, क्या भाई अच्छा नहीं लग रहा है? किसी ने क्या ना बोल दिया क्या आज? क्या हो गया? तो भाई जिसको बैच वैच लेना है तो बैच में ही हम लोग करते हैं आज क्वेश्चन ये। ठीक है, शाम के टाइम पे टाइमिंग आपको पता चल जाएगी। तो बैच जिसको लेना है तो ले सकता है 1 ईयर लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। कुछ डाउट है तो चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, और थैंक यू। हाँ, विनोबा भावे के बारे में लिखवाना था। एक सेकंड, रुको 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 रुको। तो विनोबा भावे के बारे में ये लिखवाना था कि इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, भूदान मूवमेंट। जब इंडिया आज़ाद हो गया था, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो इन्होंने भूदान मूवमेंट, जिसको कि ठीक है, भूदान मूवमेंट ऑल्सो नोन एज ब्लड लेस रेवोल्यूशन, ठीक है, ये स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, 1951 में, 1951 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो भूदान का मतलब, भू का मतलब ज़मीन, दान का मतलब डोनेशन। तो लैंड को डोनेट करना है, यानी कि उस टाइम पे क्योंकि बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, है ना। तो उस ज़मीन को दान करने के लिए था। ठीक है, पोचमपल्ली जो गांव था, आपने अभी देखा होगा, है ना, कि सैफ अली खान की जो एनिमी प्रॉपर्टी है, यानी कि 51,000 करोड़ की, तो अब ये मेहनत से तो नहीं बनाई होगी सैफ अली खान ने, इनको पुश्तों से ही मिली होगी। तो भाई वही टाइप की प्रॉपर्टी भाई आप अपने हिसाब से दान कर दो, मतलब आप अपने वॉलेंटरली आप दान कर दो उसको। तो इन्होंने चलाया था इसको। ठीक है, थैंक यू। सर आपने शायद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में वेद समाज के बारे में नहीं बताया। मैंने बताया है, मैंने देव भी बताया, मैंने वेद भी बताया है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने बाद में उसको लिखवाया था, ब्रह्मो समाज के आगे लिखवाया भी था उसको। अगर आप, मतलब पीपीटी में तो नहीं लिखा था, लेकिन बाद में मैंने लिखवाया था। वेद समाज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, मद्रास में बना था। श्री धरलू नायडू और केशव चंद्र सेन ने बनाया था 1864, 1864 में। सर अभी भी पोर्चुगीज़, पिंकी पांकी पांकी, हाँ भाई वो पोर्चुगीज़ निकल चुके हैं भाई, वो 1961 में निकलते हैं। पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट वन टू गो। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ को गोवा से निकाला गया, तो ऑपरेशन विजय। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 को, 1961 को, 1961 में उनको मतलब भगाया गया था। फिर आप चिंता मत करो, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पे भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो आपको कुछ टाइम बाद अभी पता चलेगी। ठीक है, काफ़ी बढ़िया चीज़ पे भी मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन वो सरप्राइज़ है। सर यूएसएसआर ने कर्टन को क्यों हैंड ओवर नहीं किया इफ यूएसएसआर वाज इन अलाइड पावर? क्योंकि तब पूरी तरह से अलाइड पावर में गया नहीं था दिव्यांशु, जब यूएसएसआर था। ठीक है, तब तो ऐसे मतलब अटैक ही किया था किसने, जर्मनी ने यूएसएसआर पे। तब बोस जी का, क्योंकि बोस जी की एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से उनका ये था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाना है, और तब तक ऐसे ज्वाइन किया नहीं था यूएसएसआर ने। ठीक है, लाइट पावर को। इसलिए फिर उन्होंने बोला था, वार्निंग टाइप दी थी कि आप यहाँ से चले जाओ, बिकॉज जर्मनी हमारे अगेंस्ट है। सर न्यू बुक कब तक आएगा? 3 पॉइंट श्रेया भारती।
न्यू बुक अभी तो रिसेंट तो अभी बस वही है कि रुक जाओ अभी, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमको बता नहीं सकता हूँ, आपको पता चल जाएंगी कुछ टाइम में। फिज़िक्स होगी, हाँ फिज़िक्स ही होगी, फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। थैंक यू भाई, धन्यवाद सभी को। क्या राशिद अली डे? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक है, फिज़िक्स है। सर अब कुछ दिन छुट्टी दे दो ना, ताकि थोड़े टाइम रिवाइज कर लें। पूर्णिमा, पूर्णिमा जी छुट्टी मिल जाएगी आपको, अभी नहीं, ठीक है, एक हफ्ते और थोड़ा पढ़ लीजिए उसके बाद, है ना। सर वाई नो गांधी सर नेम एनी मोर? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सर नेम है, गुजरात साइड आप जाओ वहाँ पे हैं गांधी सर नेम। कल छुट्टी कर दीजिए भाई, कल छुट्टी उट्टी नहीं, अभी पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हाँ अभी मुझे भी जाना है, हाँ फेब के फर्स्ट वीक में 8-9 तक, क्योंकि मैंने शायद आपको बताया था, है ना, याद हो अगर आपको, कि मैं अपने गांव में टूर्नामेंट करवाने वाला हूँ, ठीक है, ऑल थैंक्स टू यू गाइस, ठीक है। तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कुछ मैं ऑर्गेनाइज़ करवा रहा हूँ, जो मेरे गांव में फिर आसपास के गांव में उन बच्चों के लिए, सभी के लिए, तो उन सभी के लिए टूर्नामेंट होने वाले हैं, तो उसका थोड़ा सा देखना करना है सारी चीज़ें, तो उसके लिए जाना पड़ेगा, तो तब आप छुट्टी ले लीजिएगा, है ना। देखो सत्यम, इन दिस इंटरनेशनल रिलेशंस कोई परमानेंट फ्रेंड और कोई परमानेंट एनिमी होता नहीं है, जब तक जिसके इंटरेस्ट जिसके साथ चल रहे हैं तो उसके साथ है। जैसे यूएसएसआर और यूएसए एक साइड में थे ना, लाइट पावर, अभी तो देख लो कितने कट्टर दुश्मन है। तो वो डिपेंड करता, हो सकता है आज से 50-60-70 साल बाद इंडिया चाइना बहुत बढ़िया दोस्त बन जाए, यूएसएसआर और यूएसए बहुत बढ़िया दोस्त बन जाए, तो परमानेंट एज अ फ्रेंड टाइप कुछ नहीं होता है बस। सर वैलेंटाइन मनाने वाला, अच्छा, इसी कमेंट की कमी थी सर जी, यही सवाल करवा दीजिए ना। टाइम नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कहाँ से हो पाएंगे। कुशल कुंवर कौन थे? अच्छा, कुशल कुंवर के बारे में मैंने नहीं बताया ना आपको। कुशल कुंवर कौन थे? रुक जा 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 रुक जा, कहाँ फ़ोटो थी उनकी? लगाई तो थी मैंने, नहीं लगाई थी क्या? तो कुशल कुंवर एकमात्र थे जिन्होंने, जिनको लटकाया गया था, जिनको फांसी हुई थी, ठीक है। कुशल कुंवर कहाँ गए यार? कुशल जो कंवर थे वो एकमात्र थे, मैं लिखवा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। कुशल कंवर एकमात्र एक थे इंसान जिनको कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट में फांसी हुई थी, असम से थे ये। ठीक है, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था 1956 में, 1956 में, मतलब 3.5 लाख लगभग दलित्स के साथ, वो भी मतलब हिंदू छोड़ के बुद्ध धर्म को अपनाया था 3.5 लाख लोगों के साथ। चलो सर, गिल्ली क्या बोल रहे हो भैया? चलो थैंक यू, मिलते हैं कल, ठीक है, लास्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स हिस्ट्री के साथ।